कैसे चल रहा है दिन तुम्हारा? हम क्या बोल रहे? कैसे चल रहा है तुम्हारा? कैसे चल रही है प्रिपरेशन? क्या क्या बोल रही हूँ मैं? थोड़ा बोलो। दिन कैसे चल रहा है? प्रिपरेशन कैसे चल रही है? हम अच्छी चली है। अच्छी चली है? ये तो झूठ बोल रही है, आगे बताओ। यार प्रिपरेशन कब से अच्छी चलने लगी? लास्ट तक तो यही लगता है कि हमें कुछ नहीं आता। इतना झूठ ना बोल, पेपर मैंने भी दिए हैं। अबे अब तो 5 दिन रह गए, अब काहे का गम, अब काहे का दुख, अब तो बात खत्म हो गई। पहले तो गुड इवनिंग गाइस, कांग्रेचुलेशंस भाई, तुम लोगों के तो रिजल्ट आ गए, पास हो गए तुम, शुक्र है। एक पैर में उड़ने का डर रहता है, मेरे को तो फिजिक्स उड़ने का डर था, मैं पास हो गई थी। तो मेरी मम्मी ने जब रिजल्ट आया था मेरे से यही पूछा था, फिजिक्स में पास होगी? मैं कहा हाँ। अरे वाह, मेरी मम्मी मेरे से परसेंटेज ही पूछना भूल गई। 1-2 घंटे के बाद उनको याद आया कि अरे परसेंटेज भी पूछनी होती है। कहते परसेंटेज क्या है? मैं कहा छोड़ो, क्या रखा है इन बातों में। क्या काम कर अपने, चल। बट माई पॉइंट इज, इम्पोर्टेंट यही था कि पास हो गया। मुझे तो इसी बात की बहुत खुशी थी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था मुश्किल है 10th में मैथ में पास होना और 12th में फिजिक्स में पास होना, इसमें आधी जिंदगी निकल गई मुझे लगता है ना। ये तुम्हारी अच्छी हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रही। गुड इवनिंग पवन, मैं तो ये बोल रही हूँ कि मेरे साथ दिक्कत थी। अच्छा चलो, मैम मेरा भी केमिस्ट्री में था। अच्छा निकल गई तू, पास हो गई भूमि। ये मैम। अरे 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 वाह, क्या बात है, नाम रोशन किया है तुमने। ओके, सो आज थोड़ा सा वो हमारा मॉलिक्यूलर का पार्ट रहता था ना। यस मैम। ये मैम। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड उसके बाद मैं तुमको थोड़ा सा पेपर का बता देती हूँ, ठीक है? इस तरीके से अटेम्प्ट करना है एंड ऑल दैट, राइट? पहले मॉलिक्यूलर का पार्ट खत्म कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, है ना? यस मैम। ट्रांसलेशन तक मैम। ट्रांसलेशन तक हो गया था ना? यस मैम। आओ यार, मैं तुमको मैम। मैं जब भी तुमको उससे पढ़ाती हूँ तो तुम्हें निकल लेते हो तुम। आओ एनसीईआरटी से पढ़ के देखते हैं, लैक ऑपरॉन में लिखा गया है ना। बहुत समय हो गया एनसीईआरटी से लैक ऑपरॉन पढ़े। आओ जो जी, इसको पढ़ के देखते हैं। हो गया ना टाइम? ये मैम। जल्दी तो नहीं स्टार्ट करती मैंने, एक में मैं चेक कर लेती हूँ कोई बच्चा बाहर तो नहीं रह गया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो सात्विक? फाइन मैम। फाइन, ठीक चल रही है तैयारी? यस मैम। नर्वस है? यस मैम। बहुत सारा? यस मैम। कितना सोया, सच बताइए। मैम 6। 6 आवर सो रहा है? यस मैम। दैट्स गुड। तुम ज्यादा परेशान मत हो, जैसा होगा देखा जाएगा ना, उसके बाद बैठ के सोचेंगे क्या करना। ओके यस मैम। चला जा। ओके, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर टू अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट मे अकर एट वेरियस लेवल। तो पहली टर्म इन्होंने बोल दी कि बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है? कंसीडरिंग, अच्छा स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। कंसीडरिंग मैम। जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड, ये कह रहे हैं कोई जीन होता है, जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो उससे क्या बनता है? कोई भी जीन होता है, वो एमआरएनए का पूरा स्ट्रैंड आ गया और एमआरएनए से प्रोटीन आ जाता है ना? उसी प्रोटीन को ये क्या बोल रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन ही है यहाँ, और कुछ नहीं। इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल, बहुत लेवल पे तुम कंट्रोल कर सकते हो प्रोटीन बनेगा या नहीं। इन यूक्रियोट द रेगुलेशन कैन बी एक्सर्टेड एट, तो क्या प्रोक्रियोट यूक्रियोट का फर्क याद रखना, क्योंकि ना कहीं कहीं ये प्रोक्रियोटिक प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं इस चैप्टर में, कहीं कहीं यूक्रियोटिक। तो जहाँ यूक्रियोट आ गया तो यही लिख दिया हमने। ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ठीक है, ये डिपेंड होता है कि आगे प्रोटीन बनेगा या नहीं, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे भी होता है। प्रोसेसिंग लेवल, प्रोसेसिंग लेवल मतलब जब वो स्टेप आता है ना एमआरएनए की प्रोसेसिंग, वहां भी डिटरमाइन होता है कि आगे प्रोटीन बनेगा या नहीं। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, देखो क्या बोल रहा है ये, कि ये डीएनए है, ठीक है? डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, यही होता है। यस मैम। ये कह रहे हैं कि इस स्टेप पे तुम रेगुलेट कर सकते हो प्रोटीन बनेगा या नहीं। कह रहे हैं पहले तो तुम रेगुलेट कर सकते हो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस पे, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा तभी प्रोटीन बनेगा। कह रहे दूसरा, उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारा एचएनआरएनए बनता है, ये बनता है ना एचएनआरएनए, इसकी यस जो मैम। प्रोसेसिंग होती है उसके लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो।
फिर कह रहे हैं ये जो मैच्योर एमआरएनए बन गया है ना, ये बनता तो न्यूक्लियस में है, लेकिन ट्रांसलेशन के लिए कहाँ जाता है ये? यूकैरियोटिक सेल में, साइटो। हाँ, तो जो ट्रांसपोर्ट है इस पे भी डिपेंड करता है कि आगे प्रोटीन बनेगा या नहीं। मानो ट्रांसपोर्ट ना हो, न्यूक्लियर पोर जाने ना दे, प्रोटीन नहीं बनेगा, है ना। और लास्ट में ट्रांसलेशन लेवल, कि ट्रांसलेशन के लेवल पे भी डिपेंड करता है कि भाई प्रोटीन बनेगा या नहीं, राइट। तो प्रोटीन बनने से पहले जितने लेवल है उन सब पॉइंट्स पे डिपेंड होता है कि अगर सारे पॉइंट्स हुए तभी प्रोटीन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्लियर ये बात? Yes, ma'am. ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। राइट, इसकी जगह पे कुछ और डाल सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन डाल सकते हैं। कहीं लिखा है डीएनए रेप्लिकेशन पे डिपेंड करता है प्रोटीन बनेगा या नहीं? नहीं लिखा ना, तो यहाँ तुमको फंसा सकते हैं। क्लियर? In the gene in a cell are expressed to perform a particular function or a set of function. जो बॉडी में जीन होती है ना, वो कोई पर्टिकुलर फंक्शन कर सकती है या फिर कुछ 2-3 फंक्शन एक साथ कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल आ गया ना बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट है। For example, if an enzyme called beta-galactosidase is synthesized by E. coli, it is used to catalyze the hydrolysis of disaccharide lactose into galactose and glucose. The bacteria use them as a source of energy. Hence, if the bacteria do not have lactose around them to be utilized for energy source, they would no longer require the synthesis of enzyme beta-galactosidase. Therefore, in a simple term, it is a metabolic, physiological, or environmental condition that regulates the expression of gene. ये तुम्हें जीन एक्सप्रेशन की बात बता रहे हैं, ये कह रहे हैं पूरा प्रोसेस उन्होंने शॉर्ट में ही बता दिया कि कह रहे हैं एक जीन होता है, सॉरी एक एंजाइम होता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये भाई क्या करता है? ई कोलाई के अंदर बनता है, और ये एंजाइम किस चीज में मदद करता है? लैक्टोज को किस में तोड़ने में? लैक्टोज और ग्लूकोज में। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, है ना। और ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हमारा जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भैया इसको यूज करेंगे, ये प्रोसेस होता है ना। ये बैक्टीरिया यूज कर लेगा अपने आप एनर्जी के लिए। लेकिन अगर मीडियम में लैक्टोज है ही नहीं, तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा? No, ma'am. बीटा गैलेक्टोसाइड बना कौन रहा है? एमआरएनए ना, Yes, ma'am. है ना। तो बस वो यही बोल रहे हैं, डिपेंड करता है एनवायरनमेंट कैसा है। अगर लैक्टोज है मान लो और ग्लूकोज है, तब भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा? Yes, ma'am. नहीं बनेगा। No, ma'am. देख बेटा, ये जो है ना लैक ऑपरोन, ये सिर्फ तब स्टार्ट होता है जब लैक्टोज प्रेजेंट हो सिर्फ, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज है प्लस लैक्टोज है, तो ये जो साइकिल है ना, ये ग्लूकोज जो टूटा है इसको हम कहते हैं लैक ऑपरोन। तो लैक ऑपरोन कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, इनहिबिटेड रहेगा, समझे? Yes. अगर सिर्फ ग्लूकोज है तो भी लैक ऑपरोन कैसे रहेगा? Off. हाँ, लेकिन अगर सिर्फ लैक्टोज है, लैक्टोज ओनली, तो लैक ऑपरोन क्या हो जाएगा? Work करेगा. हाँ, लैक ऑपरोन ऑन होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है, इन्हीं 3 पॉइंट से एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा बनता है। लिख लो से। Yes, ma'am. Done. डन। अरे अरे अरे, ये तो चील सी स्पीड के साथ कैसे कर रही है ये यार, कोई बच्चा बाहर रह गया भाई। हेलो हेलो, यस बेटा, गुड इवनिंग बेटा। मैंने न्यू लिंक भेजा था, उससे भी नहीं हुई? ग्रुप में देख, आंखों से अंधी। मेरे को व्हाट्सएप कर। फोटो तो इतनी अच्छी लगाई है वैसे पागल। रुको जरा, बच्चे को लिंक भेजे। कहाँ गई मैम? क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। चलो आएगी तो उससे मजे लेंगे, बहुत कुछ मिस हो गया तेरा ऑलवेज। अरे कहाँ गई? अरे शेयर हो जाओ। अबे समझ में आ रहा है या नहीं? सो गए? Yes, ma'am. आ रहा है. अच्छा आ गया समझ। अरे The development and differentiation of embryo into an adult organism is also a result of coordinated regulation of expression of several gene sets. देखो यार, लाइन तो ऐसी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट बेस में डाल सकते हैं कहीं तुमको फंसाने वसाने के लिए। वैसे कुछ खास था नहीं, या तुमको सिंपल बोल रहे हैं। एक एम्ब्रियो में भी बहुत सारी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस होते हैं जब कि पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। हर चीज कुछ नहीं है, जीन एक्सप्रेस होते हैं, प्रोटीन बनता है जिसकी वजह से पूरी बॉडी बन रही है। जनरल बात बोल रहे हैं, ये वाला एग्जांपल जरूर इंपॉर्टेंट था।
इसमें ये पूरा प्रोसेस शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं ना। इन प्रोक्रियोट, बेटा इससे पहले यूक्रियोट पे फोकस था, अभी प्रोक्रियोट की तरफ ज्यादा आ रहे हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। इन प्रोक्रियोट कंट्रोल of the rate of transcription initiation is the predominant site for control of gene expression। देखो यूक्रियोट के केस में कहां पे आपने जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया था, किस स्टेप पे? पहला एट द स्टेप ऑफ, मेरे को शक है तो तुमको समझ आया नहीं, लग नहीं रहा समझ आया है क्या ऐसे। चलो दोबारा कोशिश करते हैं, हो सकता है आ जाए। बिल्कुल डीएनए होता है, अभी दिख रही हूँ मैं? यस मैम। ऐसे करके, है ना। तो डीएनए के ऊपर ये जीन होते हैं, ठीक है, एटीजीसी, ये सब जीन ही तो होते हैं। एक सेट ऑफ जीन हो गया ये सेट ऑफ जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो हिंदी में अगर मैं इसको सरल भाषा में बोल दूं तो ये सेट ऑफ जीन से प्रोटीन बन जाएगा। एक्सप्रेस कर दिया मतलब प्रोटीन बन गया। प्रोटीन सीधा नहीं बनेगा यूक्रियोट में, पहले इस जीन से ट्रांसक्रिप्शन होगी और क्या बनेगा? एचएनएमआरएनए। एचएनएमआरएनए बन गया। अब इसके अंदर क्या होगा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, फिर क्या बन जाएगा? प्रॉपर एमआरएनए। एमआरएनए। अब इस एमआरएनए के साथ क्या होगा कि प्रोटीन बने? ट्रांसलेशन। चलो प्रोटीन बन गया, ठीक है। अपना प्रोटीन ऐसे दिखता है रिमोट की तरह, राइट। तो अगर मेरे को कंट्रोल करना है इस प्रोटीन की फॉर्मेशन को, तो किस किस स्टेप पे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ? पहला स्टेप कौन सा था? ट्रांसक्रिप्शन। में ट्रांसक्रिप्शन पे कंट्रोल कर सकती हूँ। फिर दूसरा स्टेप कौन सा था? रेगुलेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। फिर तीसरा स्टेप क्या था? एमआरएनए न्यूक्लियस में होता है, वो बाहर कहाँ आएगा? साइटोप्लाज्म में पे भी मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। मानो मैं प्रोटीन नहीं बनाना चाहती, उसको बाहर मत निकलने दो, ये बनेगा ना प्रोटीन। और लास्ट इज, अगर मुझे प्रोटीन बनाना है तो मैं कौन सा प्रोसेस कंट्रोल कर सकती हूँ? ये तो हो गया यूक्रियोटिक सेल। अब वो कह रहे हैं प्रोक्रियोटिक सेल में क्या है। देखो प्रोक्रियोटिक सेल में क्या था, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन होती है, अभी ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे एमआरएनए है ना, उसमें एचएनआरएनए का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एमआरएनए बनता है। जैसे एमआरएनए अभी यहाँ तक बना है, ठीक है, इसके पीछे ट्रांसलेशन होनी स्टार्ट हो गई है, तो बस साथ साथ में प्रोसेस चलते हैं उसके। अब तुम कहाँ रेगुलेट करोगे ना प्रोटीन सिंथेसिस? दिक्कत ये है कि सब कुछ साथ साथ हो रहा है। तो ओनली इनिशियल स्टेप पे तुम कंट्रोल कर सकते हो कि वेदर आगे प्रोटीन बनेगा या नहीं। इसी लाइन को वो लिख रहे हैं कि इन प्रोक्रियोट कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। वो कह रहे हैं कि कोई जीन है बैक्टीरिया के अंदर, वो एक्सप्रेस करेगी या नहीं, ये सिर्फ हम इस पहले स्टेप पे कंट्रोल कर सकते हो। पहला स्टेप क्या है? ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन। अगर इनिशिएशन होगा तो जीन बनेगी, अगर नहीं होगा तो नहीं बनेगी। समझ आया? तो प्रोक्रियोट में सिर्फ ये वाला स्टेप है जो कंट्रोल कर सकता है। इज इट क्लियर? यो मैम। In a transcription unit, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory protein। तो आरएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी है, जो प्रोमोटर रीजन पर लगती है, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। अभी धीरे धीरे समझेंगे। हाँ, नीचे लैकोपरन खुलेगा। Which affects his ability to recognize start site. These regulatory proteins can act both positive and negative. The accessibility of promoter region to procreate DNA is in any case regulated by the interaction of protein with sequence stomata operators. The operator region is attached to the promoter. रुको. In most cases, operator each operand has हाँ ठीक है, क्या बोल रहे हैं? लाइकोपरन की बात करें, ठीक है। तो याद करो, इधर आओ, ये रहा लाइकोपरन। कैसे याद किया था? इंडियन पोस्ट ऑफिस है, इंडियन पोस्ट ऑफिस जया बच्चन, करेक्ट, वेरी गुड। हमारा जो वो होता है, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज आता है, वो किधर आके लगता है? कौन सी साइड पे आके लगता है बेटा? हम क्या पूछा आपने? जो हमारा पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज, वो किधर आके लगता है बेटा? तो क्या हो गया? बेटा आरएनए पॉलीमरेज आएगा, वो रीड करेगा, तभी तो आगे जाके स्ट्रैंड बनेगा। एमआरएनए कैसे बनेगा? आरएनए पॉलीमरेज नहीं आएगा। यस मैम।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम फिर क्लास में कुछ और पी कर आए हो, कितनी बार बोला मैंने नशे मत किया करो, फिर नहीं मानते तुम लोग हैं। अबे कहाँ का लगता है, ऑपरेटर पे प्रमोटर पे? I'm promoter Promoter. region. Promoter region. प्रमोटर रीजन के ऊपर रखता है, करेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो, प्रमोटर पे ही रखता है, ठीक है। लेकिन प्रमोटर पे वो लगकर क्या करेगा, यहाँ लगेगा और इस तरफ जाएगा। सो ये जो तीनों है इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब है, देखो ये एक्चुअल में देखा जाए इस पूरी यूनिट को मैं क्या बुलाती हूँ, दिस इज नोन एज Transcriptional unit. ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट दूसरी थी, याद कर, ऐसे नहीं बनाई थी हमने। एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, एक नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी, उसमें भी तो प्रमोटर और इंड्यूसर ये सब थे वहां पर। लेकिन इस केस में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा जीन है जो एक्चुअल में एमआरएनए जिससे बनेगा, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ये रहा ना स्ट्रक्चरल जीन। लो, Yo-yo, ma'am. Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. ये कौन सी दिव्य शक्तियां हैं जो क्लास के बीच में आ रही है आज? कहाँ तक सुना था यार? मैम ये इन द केस ऑफ वो बता रहे थे आप कि बैक्टीरिया में ऐसे नहीं होता है, बैक्टीरिया में टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट समझा रहे थे। अरे 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 अरे, यहीं तक समझाया था, ये सब कुछ अरे सुना ही नहीं तुमने? अरे 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 भाई साहब, आइए फिर। तो बेटा ये जो डायग्राम है ना डेंजरस सा, मैम नहीं दिख रहा है। Screen नहीं show हो रही है मैम। और बेटा स्क्रीन नहीं होता, स्क्रीन होता है। तू भैया कब सीखेगी? एक तो तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी मेरी खराब करके मारोगे हैं। किसी दिन मैं बोल दूं स्क्रीन नहीं दिख रही भैया मीटिंग में, वो बोले आप कहाँ से हो है, स्क्रीन बोलिए स्क्रीन, अब दिख रही है? No मैम। नो मैम। यू आर नॉट अलाउड टू शेयर योर स्क्रीन। तो कौन अलाउड है शेयर देयर स्क्रीन? कौन है बे जो अलाउड है? तुम ले लो क्लास, अब दिख रही है? यस मैम। Yes. Yo-yo, ma'am. Yes मैम। कोई अलाउड था, मेरे को मना कर दे। अभी कुछ नहीं है, यही है, क्या बोलते हैं अपन इसको, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कुछ नहीं, ट्रांसक्रिप्शन ही हो रहा है, पर स्पेसिफिकली जीन के लिए हो रहा है। अब इतने सारे नाम है, इसमें से कौन है भाई जिससे एमआरएनए बनेगा? सिर्फ इसको देख के एमआरएनए बनेगा, दिस इज स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो फिर ये ओपी आईपीओ की अब क्या है? अब ये सब रेगुलेट करते हैं ना। अब देखो जो आरएनए पॉलीमरेज है, एमआरएनए बनाएगा, वो देखो यहाँ एमआरएनए बना रहा है। अभी जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो प्रमोटर पे आके लगेगा, कुछ जगह होनी चाहिए ना जहां वो आके लगे। तो देखो प्रमोटर का मतलब है कुछ नहीं, बैक्टीरिया है ना, तो इसमें भी क्या होगी तो सीक्वेंस ही एटीजीसी। ये एटीजीसी की कोई सीक्वेंस होगी जिसको प्रमोटर कर दिया, ऐसी कोई सीक्वेंस होगी जिसे ऑपरेटर कर दिया, ठीक है। तो है कुछ नहीं, नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड यही है, बस उसको हम इजी नाम देते हैं POIP, समझ आई? है क्या ये? है Yes. वही एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यही सब चीजों से मिलके बना है। तो अब प्रमोटर पे आके लगेगा हमारा पॉलीमरेज, यहाँ से स्लाइड करेगा, स्लाइड करके नीचे एमआरएनए बना देगा। स्लाइड करते हुए ऑपरेटर खाली होना चाहिए और ये सारे जीन अवेलेबल होने चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? डिपेंड करता है। अब हमने क्या बोला, बैक्टीरिया के केस में दिक्कत क्या है कि बैक्टीरिया बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ साथ चलता है, तो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है। अगर मुझे ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल करना है या मुझे प्रोटीन सिंथेसिस कंट्रोल करनी है, तो मुझे ये देखना है एंड में प्रोटीन बनेगा या नहीं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया के अंदर फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन सही से हो पाता है या नहीं। अगर फर्स्ट स्टेप दैट इज इनिशिएशन, अगर वो सही से हो गया तो प्रोसेस हो जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप है ही क्या कि आरएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ पर लग जाए, यही हुआ ना इनिशिएशन का स्टेप, सही बात है? हाँ, तो बस अब वो कह रहे हैं ये डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट कैसा है। अगर मान लो आसपास के एनवायरमेंट में ग्लूकोज है, तो क्या ये लैक ऑपरेंस स्टार्ट होगा? नो मैम। मैम हाँ एग्जैक्टली। तो आसपास के माहौल में अगर ग्लूकोज है तो ये स्टार्ट नहीं होगा, राइट। सो ये क्या कह रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या है? देखो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इंड्यूसर चाहिए। व्हाट इज इंड्यूसर?
लैक्टोज। Lactose. हाँ, तो लैक्टोज अगर होगा तो ये स्टार्ट होता है, लेकिन लैक्टोज है ही नहीं, इंड्यूसर अपना एब्सेंट है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होता है, यहाँ पर एक जीन पड़ी होती है जो खुद को एक्सप्रेस कर लेती है। इस जीन को अपन क्या बुलाते हैं, रिप्रेसर जीन। ठीक है, जीन। रिप्रेसर जीन इज बेसिकली आई, इनहिबिटर याद रख लेना इससे। ठीक है, रिप्रेसर जीन यहाँ पे एक्सप्रेस हो गई, नहीं यार इनहिबिटर, ठीक है। और यहाँ पे बन गए रिप्रेसर एमआरएनए, दिख रहे, Yo-yo, ma'am. रिप्रेसर एमआरएनए से प्रोटीन बन गया, ले प्रोटीन बन गया, नाउ इट विल एक्ट एज एंजाइम। और रिप्रेसर जाके किसको गले लगा रहता है, ऑपरेटर को, ऑपरेटर। और यहाँ जाके कद्दू बन के बैठ जाता है। ठीक है, अब इसे कद्दू बन के बैठने से प्रॉब्लम क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज भैया यहाँ आएंगे, लगेंगे प्रोमोटर पे, लेकिन आगे स्लाइड नहीं कर पाएंगे ना, तो ZYA अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं बनेगी, राइट। तो अगर इन्वायरमेंट में लैक्टोज नहीं है तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हुई। व्हाट हैपन इन द केस ऑफ इंड्यूसर, अगर इंड्यूसर है विच इज बेसिकली लैक्टोज इन दिस केस, तो क्या होगा, देख इनहिबिटर एक्सप्रेस करेगा रिप्रेसर एमआरएनए, ठीक है, उससे बनेगा मेरा रिप्रेसर मॉलिक्यूल, लेकिन इस रिप्रेसर मॉलिक्यूल से जाके कौन चिपक जाएगा, Inducer. हाँ इंड्यूसर इससे जाके चिपक जाएगा। देखो थोड़ा सा इंड्यूसर इससे चिपकेगा ना, बाकी सारा तो अभी बन ही रहा है आगे, तो थोड़ा सा सी व्हाट हैपन इज ना, अगर मीडियम में लैक्टोज है तो थोड़ा लैक्टोज ऑटोमेटिकली सेल के अंदर एंटर कर जाता है, उसको लैकोपेरोन की जरूरत नहीं होती। अब क्या होगा, ये लैक्टोज आके इससे अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, ज्यादा मत दिमाग लगाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। ये लैक्टोज आके इससे हो गया, तो अब ये भाई ऊपर नहीं जा पाया, इसको तो दोस्त नहीं मिल गया, तो कौन खाली पड़ा है, Operator. Operator. और कहाँ जाके बैठता है आरएनए पॉलीमरेज, प्रमोटर के ऊपर। बैठेगा और यहाँ से स्लाइड कर जाएगा, और क्या बनेगा, जेड किसकी सिंथेसिस करता है, बीटा बीटा गैलेक्टोज। लैक्टोसाइडेज, ये एंजाइम है जो किसको किस में कन्वर्ट करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज में। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। परमिएज क्या करता है, परमिएज जो बैक्टीरिया की वॉल होती है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो उसकी बेसिकली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको थोड़ा सा परमिएबल बना देता है कि जितना लैक्टोज बाहर है वो सब अंदर आ जाए, उसका नाम ही परमिएज है, परमिशन देता है लैक्टोज को अंदर आने की। और ट्रांस एसिटाइलेज का ज्यादा फंक्शन हमें भी पता नहीं, ठीक है, तो वो उसको एक्सप्लेन भी नहीं करते। बस याद रखना, जया बच्चन में जया ने बनाया था गैलेक्टोज और वाई ने क्या किया था, परमिएज, इसको याद रख लेना। ये पूछ लेते हैं किसने क्या एक्सप्रेस कर, समझ आई, Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ है नहीं है इसके अंदर। आने जरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अब ये तो लर्निंग है, ये एक्चुअल में लर्न है, इस पे क्वेश्चन तुम्हें स्टेटमेंट बेस ही आएगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले, स्टेटमेंट बेस ही बनते हैं इस पे। तो ये लर्निंग है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तुमको करने पड़ेंगे, बैठ के पढ़ना पड़ेगा तुमको यहाँ पे कि ये प्रोजेक्ट था, लॉन्च हुआ था 1990s में। आइए, जन्म ही नहीं, हम में से किसी का जन्म नहीं हुआ था भैया यहाँ, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी कहते हैं, मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं, ये लाइन से क्वेश्चन आता है यार, मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं इसको, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी। ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर, जिसकी कॉस्ट कितनी एस्टिमेट करी गई थी, इतनी कॉस्ट बिगिनिंग में एस्टिमेट करी गई थी, तो स्टार्टिंग में सोचा था भैया इतना पैसा लग जाएगा, ठीक है। फर्दर सीक्वेंसेस सॉर्ट हुई, उन्होंने कहा कि अगर अपन इसको पेजेस पे डालेंगे तो बुक क्या होगी, बुक ऐसी होगी जिसके अंदर 1000 लेटर होंगे और हर एक बुक के पास 1000 पेजेस होंगे, ऐसी 3300 बुक्स को बनाना पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा डाटा है। इसलिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जन्म हुआ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है कि सारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को तुम कंप्यूटर में रखो, ठीक है, इन कंप्यूटर्स। तो इसमें थोड़ी मैथ भी आती है, अगर इसको मैथ पसंद है और बायोलॉजी पसंद है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की तरफ जा सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट मिलता है अच्छा, ठीक है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जन्म हुआ। अब सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, गोल्स क्या थे या क्या, क्योंकि लर्निंग बहुत ज्यादा है ना इसमें, तो सीधा क्वेश्चन आता है, वही कंफ्यूज कर देता है, ये याद नहीं होता ना, इतना याद करना पड़ेगा भाई। इंपॉर्टेंट गोल्स क्या थे, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन इन ह्यूमन बीइंग, ऑल अप्रोक्सीमेटली याद रखना। सीक्वेंस बताना है तुम्हें 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर का जिसने डीएनए बनाया है। स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन डालो, फिर ऐसे टूल डिजाइन करो जो इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सके। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स, जैसे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ निकली है अब उसको तुम कंपनीज को भेजो और वो उसकी मदद से दवाइयां बनाए। एड्रेस दिस, इसकी फुल फॉर्म आती है एलसीडी, एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, अंडरलाइन कर लो इसको, इसको भी तो एड्रेस करोगे ना। तुम किसी ह्यूमन का डीएनए निकाल के पूरा कोड कर रहे हो, तो ऐसे लोग कंप्लेन भी कर सकते हैं कि यार तुम सब कुछ जान जाओगे तो टेररिज्म में भी तो ये चीज यूज हो सकती है ना, तो वो एथिकल इश्यूज है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट
13 साल तक का प्रोजेक्ट था। कोऑर्डिनेट किसने करा भाई, किसने करा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इसके बाद आगे भी आएगा, देखो इसको किस किसने फंड करा, वेलकम ट्रस्ट थी यूके की, मेजर पार्टनर थे इसके। इसके अलावा जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, अपन यहाँ पे कहीं नहीं जाते ना तो ये सब है। देखो जापान चाइना याद रह जाएगा, एक जैसा है। फ्रांस और जर्मनी साथ में याद रह जाता है, दोनों पास पास हो गए, है ना। एंड अदर प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हुआ था 2003 में, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम नंबर 1 को कोड करने में बहुत समय लग गया था, 2006 जाएगा, कहाँ गया, दिखा नहीं है यहाँ पे। तो ये तुमको सारा का सारा एक बार रीड ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ कर नहीं पढ़ पाओगे। याद रखना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, एक सेकंड यहाँ से दिखाते हो तुमको। अरे अरे क्या खुल गया, मैंने इसके शॉर्ट्स बनाए थे ना, करा है ना अपने क्लास में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यस मैम। यो मैम। कंप्लीट हुआ, वैसे कंप्लीट होना था 2003 में, लेकिन 2006 में हुआ था, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 को करने में ही और 3 साल लग गए थे भाई। ये सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है बॉडी का, और सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा होता है, Y. भाई। वाई क्रोमोसोम। करेक्ट करेक्ट, ये देखो यहाँ बनाया हुआ है, गिव राइज टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स, राइट। मेगा प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम का, ब्ला ब्ला, यहाँ लिखा है, यहीं से कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा लिखा है। अच्छा, मेथड क्या यूज हुए, इधर आ जाते हैं, इसको सुन लेते हैं एक एक, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, पड़ जाएगा। देखो 100% ऑफ डीएनए, जिसमें से 20% ऑफ डीएनए प्रोटीन है, बाकी सब नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है। तो मतलब जो भी अपने बॉडी में हो रहा है ना, सिर्फ 2% डीएनए से हो रहा है, बाकी सब तो कुछ कोड ही नहीं करते, सबके सब इंट्रॉन्स है, किसी काम के नहीं है, हमें भी नहीं पता क्यों पड़े हैं, बट ऐसे ही है, बॉडी ऐसी बनी है। अराउंड 2% ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट इन ट्रांसलेशन, इससे प्रोटीन बनता है, बाकी सारा का सारा जंक डीएनए। तो साइंटिस्ट ने 2 बेस निकाले थे, सीक्वेंस ओनली एक्सप्रेस डीएनए, ठीक है, एंड सीक्वेंस इंटायर डीएनए इंक्लूडिंग जंक। तो क्या कर रहे हो कि जो एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि जो 2% डीएनए जो प्रोटीन बनाता है, तुम सिर्फ उसको स्टडी करो, या फिर जो पूरा डीएनए है तुम उसको स्टडी करो, ठीक है। तो क्या तरीका, अगर सिर्फ तुम 2% डीएनए को स्टडी कर रहे हो तो उस मेथड को हम बोलेंगे एक्सप्रेस्ड सीक्वेंट टैग्स, EST। और अगर तुम पूरे सीक्वेंस को, पूरे 100% डीएनए को स्टडी कर रहे हो, दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन। कौन सा मेथड यूज हुआ था यहाँ पे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। हाँ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अडॉप्टेड सीक्वेंस एनोटेशन प्रोसेस। काहे सीक्वेंस एनोटेशन क्यों लिया, अबे वो नॉलेज के लिए जानना चाहते थे ना, तो कह रहे हैं हमें जंक में जानना। समय के साथ पता तो चलेगा, आज नहीं पता, लेकिन आज से 100 सालों के बाद तो पता चलेगा ये जंक का काम क्या है हमारी बॉडी में। इतनी तो टेक्नोलॉजी आ जाएगी ना, है ना, Yes, ma'am. यो मैम। है कि नहीं, यस मैम। बोल लो भाई। बेटा सीक्वेंस एनोटेशन याद रखना। ऐसे दिल कहता है ना कि क्यों इतना काम बढ़ाया इन्होंने अपना, लेकिन वो जानना चाहते थे इसलिए उन्होंने बढ़ा दिया, समझे। यस मैम। अब जो बैक्टीरिया, जो फ्रेगमेंट बनाने की हमें जरूरत पड़ी थी, उसके लिए मदद ली थी हमने डीएनए और फंजाई, ठीक है। इसमें जो वेक्टर्स यूज हुए थे वो यैप और बैक हुए थे। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज किया था और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज किया था, ठीक है। ओके ओके, डीएनए को भी काटा, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेस कर दी, पीसीआर कर ली, और उसके बाद तुमने सारी सीक्वेंसेस बनाई, सेंगर मेथड यूज किया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। याद रखना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सेंगर मेथड यूज हुआ था, तुमको मेथड करने की जरूरत नहीं, बस वर्ड याद रख लेना, ठीक है। तो डीएनए सीक्वेंसेस का इसका रिजल्ट क्या मिला, एंड में हमें पता चला कि ह्यूमन जीनोम कितने जीन होते हैं इसके पास, लगभग मिलियन और बिलियन का फर्क याद रखेंगे, लगभग 3.1 बिलियन और 3164.7। अब ये तो याद रहेगा नहीं, है ना, ये याद रहेगा ना, ये सकते ये याद नहीं रहेगा। चलो चलते, स्टार्ट कब हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, लॉन्च कब हुआ था, 1990। 1990, पहली डेट तो ये हो गई है। कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, 2003। 2003। लेकिन हुआ कब तक कंप्लीट, 2006। 2006। देखो 3 थे, 3 ऐड कर लोगे तो 6 आ गया, इतना हो जाएगा। 1990s भी याद हो सकता है, ये वो समय है जब हम में से कोई पैदा नहीं हुआ था, यस मैम। हाँ ठीक है। हुए थे 2006 में। तो 1990s में पैदा हो गई थी, 2006। अबे 2006 में, 2006 में मैं बड़ी हो गई थी, तब वो मूवी आई थी कल हूं ना हूं, मेरे को अभी भी याद है, उस पर नाचते थे मिस्टर टाइम टू डिस्को मैं तो बड़ी हो चुकी थी मुझे प्रीटी जिंटा याद है, 2006 में आई थी अब 1990 की बात कर रही हूँ बेटा, कितनी बार बोला मैंने क्लास में भांग मत पी के आया
आओ यार इस कंब का इसको जानने की कोशिश करते हैं। कितने यार मिलियन मिलियन बहुत ज्यादा है। मनुष्य श्रेणी का जन्म ह्यूमन एवोल्यूशन कब हुआ था? 4 billion. ह्यूमन एवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? ह्यूमन सबसे पहले धरती पे कब आए थे? Ma'am, 15 Maya ago. 15 मया पहले। और सबसे पहले वो जो थे जो सीधे होकर चलने लगे थे वो कब तक आए थे? मैम क्या बोल रहे हो? 4. जो सीधे होकर चलने लगे थे वो कब आए थे? 3 to 4. याद है तुमको? 3 to 4 मया पहले। कहीं वहां से रिलेट कर सकते हैं 3 नंबर ह्यूमन इवोल्यूशन में। 3 to 4 मया पहले वो आए थे और ये 3 समथिंग का नंबर है। देखो एग्जैक्ट डेटा नहीं भी याद होगा तो अप्रोक्सीमेट याद रख कर चलना। मिलियन में 3 था, बिलियन में 3.1 है। अप्रोक्सीमेशन में याद रहेगा। देखो मुझे नंबर्स बहुत अच्छे से याद नहीं रहते तो मैं तो ये बोलूंगी, बाकी तुम्हें याद रहता है वो बढ़िया बात है, तो मजा आ गया। द एवरेज जीन कंसिस्ट, हाँ बेटा बोल, तू बोल ले पहले, मेरा जरूरी है। बोल 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 बोल, बोलती क्यों नहीं? चुप हो गई, बताओ। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। एक एवरेज जीन में 3000 बेसिस हो सकते हैं, बट साइज वेरी कर सकता है, ठीक है? क्योंकि देखो ना यार, ये एक जीन है, इसमें मैं कह रही हूँ 3000 बेसिस है, जरूरी थोड़ी सारे एक्सप्रेस करते हैं, सिर्फ इसमें इंट्रॉन भी तो होंगे, है ना? तो हो सकता है एक और जीन है, इसमें भी 3000 बेसिस है, लेकिन हो सकता है उसमें इंट्रॉन्स कम हो। डिपेंड करता है किसमें ज्यादा किसमें कम, चलता रहेगा। बस याद रखना कि इसमें 3000 बेसिस हो सकते हैं, साइज वेरी कर सकते हैं ग्रेटली, कोई बड़ा हो सकता है कोई छोटा हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट जीन कौन सा है भाई? Dystrophin. डिस्ट्रोफिन, मसल के केस में हम पढ़ते हैं डिस्ट्रोफिन, ठीक है? 2.4 मिलियन बेसिस से मिलकर बना है। मिलियन, 3.4 मिलियन, सॉरी 3164 वाला मिलियन, मिलियन 2.4 तो याद रह सकता है यार, 2 के बाद 4, 2 का टेबल चल रहा है यहाँ पे, राइट? ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे PYQ आया हुआ है। इट्स अ प्रोटीन। द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड टू बी 30,000, जो बहुत कम है, पहले ज्यादा हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन 30,000 ही निकली। ऑलमोस्ट ऑल, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑलमोस्ट ऑल, नॉट ऑल बट ऑलमोस्ट ऑल 99.9% जर्म्स मारे, ओ नहीं, ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। मतलब तुम में और हम में कितने परसेंट का फर्क है? 0.1. बेटा 0.1% का फर्क है, समझ रहे हो? इससे हम मनुष्य प्रजाति में आते हो, तुम बंदरों की प्रजाति में आती हो, ठीक है? Yes, ma'am. No, ma'am. Oh, ma'am. वो बेचारी एग्री कर रही है। बेटा इस भोलेपन के साथ कैसे जीती है तू इस दुनिया में, इतनी जालिम दुनिया में? The functions are unknown for over 50% of the discovered gene. लो, ढूंढने के बाद भी 50% का फंक्शन हमें अभी तक नहीं पता। मतलब अब तो डेटा कम हो गया होगा, पर 50% लेके चलना तो, ठीक है? लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। लगभग 2% और लेस देन 2%, एंड लेस देन लिखा भाई, लेस देन याद रखना। लेस देन 2% का काम पता है हमें, बाकी का काम भी नहीं पता हमें। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। रेपिटेटिव सीक्वेंस आती रहती है, ATGC ATGC ATGC, देख रहे हो, बार बार आती रहती है। क्यों आती है हमें नहीं पता, भगवान जाने, अभी टाइम आने के बाद चल जाएगा। Repetitive sequences are stretches of DNA sequences that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times. Let's say AADT आ रहा है भाई, 1000 टाइम आ रहा है मेरे DNA में। They are thought to have no direct coding function. कोई कोडिंग का फंक्शन नहीं है इसमें, ऐसे पढ़ा है, but they shed light on chromosome structure, dynamic and evolution. यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि रेपिटेटिव सीक्वेंसेस का यूज क्या है। रेपिटेटिव सीक्वेंसेस को हम स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये मेरे बॉडी में कोई काम तो कर नहीं रहे, कोई प्रोटीन सिंथेसिस कर नहीं रहे, लेकिन रेपिटेटिव सीक्वेंसेस से मुझे ये पता चलता है मैं किससे ज्यादा जुड़ी हुई हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन में AATT रेपिटेटिव सीक्वेंसेस आ रही है, लेट्स से 1000 टाइम, तो मैं देख सकती हूँ एनिमल किंगडम में और कोई है जिसमें AATT 1000 टाइम आ रही है या उसके आसपास आ रही है, तो मैं थोड़ा हिसाब लगा सकती हूँ कि मे बी इवोल्यूशनरी ये एक दूसरे से रिलेटेड हो। तो अगर आप एप का देखोगे और ह्यूमन का देखोगे तो हम काफी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ऐसी चीजों की स्टडी करके तो पता चलता है। समझ आई क्या बोला मैंने अभी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ज्यादा गहरी बात बोलती मैंने, लेकिन नीट कैसे पूछेगा, ये पूछेगा रेपिटेटिव सीक्वेंसेस किसमें मदद कर सकती है, आपकी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में बता सकती है, डायनेमिक्स बता सकती है और इवोल्यूशन बता सकती है, ठीक है? क्रोमोसोम डायनेमिक्स कैसी रहेगी, मेरी एज के साथ कैसी रही, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट्स को अंडरलाइन कर ले। क्रोमोसोम नंबर 1
हैज मोस्ट जीन, इसलिए तो इसको सीक्वेंस करने में 3 साल लग गए, और वाई के पास फ्यू जीन है, राइट। दोनों का नंबर 2 से स्टार्ट होता है, इतना तुक्का तो मार ही सकते हो। Scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differences, single nucleotide polymorphism, pronounced as SNPs, occur in human. This information promises to revolutionize the process of finding chromosomal location for disease associations. 1.4 लोकेशन है जहां पर आपको सिंगल बेस्ड डीएनए डिफरेंसेस दिखते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक ही न्यूक्लियोटाइड है बार बार अलग अलग लोकेशन पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है। अब जाते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। SNPs, बट एज पॉलीमॉर्फिज्म मतलब थोड़े थोड़े डिफरेंसेस, ठीक है, उसी को पॉलीमॉर्फी कहते हैं ना, याद है आपको? हम ऐसे करते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, याद है किसी को? यो मैम। सेल में पढ़ते हैं हम, कौन होते हैं? PPM, इसे हम जोकर्स भी कहते हैं, क्या नाम है? माइकोप्लाज्म, प्लाज्मा। शेप चेंज करते रहते हैं क्योंकि उनमें क्या नहीं होता, सेल वॉल। पॉलीमॉर्फिज्म, वहीं से पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट वर्ड आया। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का व्हेन ओनली वन न्यूक्लियोटाइड इज डिफरेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एट सेम लोकस इन वन स्पीशीज। ये मैंने तुमको होमवर्क दिया है, करा है तुमने? ये किया था मैम, ये था, बताइए सीक्वेंस यही एनोटेशन मैम। बता सीक्वेंस एनोटेशन क्या है? बता दे। हम जब पूरे डीएनए को स्टडी करते हैं, जब पूरे डीएनए को स्टडी करते हैं बेटे, अगर होमवर्क नहीं किया तो अभी तो बताया मैंने तुमको। देखो, एक मनुष्य, दो मनुष्य, ये भूमि हो गई, ये आरती होगी, ये प्रीति होगी, ये हरीश हो गया, लेट्स से, है तो सभी मनुष्य प्रजाति। अरे यार मैंने हरीश रख दिया, हटाओ इसको, यहाँ पे पलक लगा लेते हैं, ठीक है बेटा, सॉरी हरीश मनुष्य की बात हो रही थी ना, हटा देते तुझे। क्रोमोसोम नंबर 1 पे इस लोकस पे एक जीन है, सबके क्रोमोसोम नंबर 1 पे इस लोकस पे एक जीन है, खुद को आगे एक्सप्रेस नहीं कर रही है, लेकिन एक जीन प्रेजेंट है, लेट्स से उसकी सीक्वेंस है AAT, इस जगह पे लोकेटेड था, ठीक है। एग्जैक्टली इसी क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम नंबर पे इस लोकेशन पे दूसरा जीन प्रेजेंट है इन द केस ऑफ बी, यहाँ पे तीसरा जीन प्रेजेंट है इन द केस ऑफ सी, और तीसरा चौथा जीन प्रेजेंट है इन द केस ऑफ बी। कहना क्या चाहते हैं कि हम सभी मनुष्य हैं, 99.9% जेनेटिक मटेरियल हमारा ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर एक ही क्रोमोसोम पे कोई एक ही लोकेशन पे जो जीन है वो बार बार बदल रहा है, मेरे फर्स्ट क्रोमोसोम पे इस लोकेशन पे जीन अलग है, तुम्हारे पे अलग है, तुम सबके ऊपर अलग है, तो ऐसे वाले जीन को क्या बुलाएंगे? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये जीन सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, समझ आई? यस मैम। ये सब हमें इवोल्यूशन के बारे में पढ़ने में मदद करते हैं, हमें बताते हैं इवोल्यूशन किस तरीके से रहा होगा। ये एक बार इसको देख लेना, ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। हाँ भाई बताना जरा फटाफट से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताना कैसे करोगे, स्टेप बता दो, स्टेप। अरे स्टेप बता दो कैसे करोगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हाँ बेटा स्टार्ट तो कर। हम डीएनए को तो आइसोलेट करो। करेंगे। क्या करेंगे? मर्डर करेंगे? ऐसे स्टार्ट नहीं करना था, एक टीवी कम देख। हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे, फिर क्या करूंगा उसके साथ? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सीक्वेंस वाइज अरेंज करेंगे, फिर हम डीएनए प्रोब से ट्रीट करेंगे, फिर फिर बोल, सही रही है, बोलती रहे। ऑटो रेडियोग्राफी रेडिएशंस में। ऑटो रेडियोग्राफी कर देंगे, यूवी लाइट के अंदर रखेंगे उसको, ठीक है, सॉरी एक्सरे लाइट के अंदर रखेंगे उसको, माय बैड, और फिर हम उसको देखेंगे। अच्छा क्या करूं मैं? अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रही है तो आपके पास सैंपल होना चाहिए पेशेंट का। देखो मेरे पास ब्लड का सैंपल है, मुझे ये जानना है कि ये जो ब्लड है ये क्या इस ब्लड से मिलता है?
लेट्स से हमारे पास मर्डर किसने करा है, हमारी नेहा ने, तो नेहा का ब्लड सैंपल लेंगे और उसको यहाँ खोल देंगे, उसके साथ ये सारा प्रोसेस करेंगे और सीक्वेंसेस डाल देंगे। अब क्राइम की जगह से भी मुझे ब्लड सैंपल मिला है, ठीक है, तो मैं उसको भी पूरा खोल के डाल रही हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज मैच करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, मैक्सिमम सीक्वेंसेस सेम जगह पे आ रही है, अगर सेम जगह पे मैक्सिमम सीक्वेंसेस आ रही है दैट मीन्स ये ब्लड नेहा का ही था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए आपको जो भी, अगर आप किसी को भी ढूंढ रहे हो तो उसका पहले से सैंपल होना जरूरी है। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ, बोल ले, की नहीं बोले बेटा, सैंपल होना जरूरी है। जैसे पेटर्निटी टेस्ट होता है, ये जानना है फादर कौन है, तो तुम्हारे पास पहले फादर का सैंपल होगा, यहाँ लोड करोगे, ठीक है, अपने पास स्लिप होती है, आप उससे कंपेयर करते हैं बैठ के, लिटरली मैन्युअली देखा जाता है। ये यहाँ पर रखी स्लिप और यहाँ पर तुमने अपना रिजल्ट रखा, अब तुम मैच कर रहे हो। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में होते हैं वो करते हैं ये। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फादर के ऊपर डाउट था, लेट्स से ABCD, इन सारे इंडिविजुअल्स का जेनेटिक मटेरियल लिया, ठीक है, सारा प्रोसेस कर दिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑडियो रेडियोग्राफी, अब सबके सैंपल आ गए और ये हमने बच्चे की बॉडी से निकाला है, ठीक है, फादर का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो बच्चे की बॉडी से जिस भी फादर का मैच कर जाएगा आपको पता चल जाएगा ना कि यही फादर है। तो बेसिकली हमारे पास एक सैंपल हमेशा पहले से होता है जिससे हम बस कंबाइन करते हैं, समझे? यस मैम। अरे अरे अरे, क्या हो गया तुम्हें, घबराए हुए हो क्या पेपर से, क्या हो गया भाई? नो मैम। यार इतना तो तुम्हें भी आता है, कब से कर रहे हैं हम? यस मैम। बताओ फिर, क्या कहते हैं, कितने मार्क्स का पेपर है तुम्हारा? 720। 720। कितने मार्क्स है? 720। 720। बायो कितने मार्क्स? 360। 360। फिजिक्स 180। केमिस्ट्री 180। 180. टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? Expected mark. टारगेट है अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, नंबर अपने आप आ जाएंगे, तुम पेपर सही से करके आना, समझ आई? ये मत बैठ के सोच लेना पेपर करने के बाद कितना कैलकुलेट हुआ, यार मेरे थोड़े कम रहते और लगा दूं, नेगेटिव हो जाएगा, समझ में? तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, अगर कम भी आ गए तो एक लॉजिकल नंबर तो रहे, रिजल्ट आएगा तो देख के तो लगेगा ठीक है। दिक्कत ही होती है जब पेपर खत्म होता है ना, लास्ट के 10 मिनट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बोलते हैं मेरा टारगेट तो 610 नंबर था, लेकिन मैंने पेपर ये टाइम कितने नंबर कर दिए, 500 का। अरे अरे अरे, मैं अगर 610 तक उसको खींच के ले जाऊंगी, इसके बाद मैंने जितने क्वेश्चन करने मैक्सिमम नेगेटिव जाएंगे, तो जहां मेरे कहीं 500 आ भी रहे थे वो मेरे डूब के 300 हो जाएंगे, समझ आई? प्रॉब्लम ये यस होती है। मैम। तो क्या यो, यो, करना है? तुम्हारा टारगेट सिर्फ एक है, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है बेटा, नंबर अपने आप आ जाएंगे, जितना तूने पढ़ा है उसके नंबर आ जाएंगे। अगर सिर्फ पढ़ना, ऐसा नहीं है तुमने पढ़ा, हो सकता है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी ना हुई हो क्योंकि तुम्हारे पास स्कूल भी तो था, तो इनकेस अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है और इस बार नहीं रहा, लेट्स से अगर पेपर का नहीं भी होता, तो टारगेट ये सेट करके नहीं जाना पेपर क्रैक होगा, तो अवॉइड करना नेगेटिव मार्किंग, पेपर को टाइम के साथ करके आना, ये टारगेट होना चाहिए। क्रैक होना होगा तो हो ही जाएगा, नहीं होगा तो अगर तुमको ड्रॉप लेना होगा एक बार बात कर लेना कि क्या पॉसिबिलिटी रखती है ना? ड्रॉप लेना होगा तो उस तरीके से प्लान कर लेंगे, और अगर ड्रॉप नहीं लेना होगा तो दूसरे पेपर भरे तो उसकी तैयारी करनी है। जस्ट अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। एंड दूसरा टारगेट है तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ना अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, 30 मिनट्स का गैप पड़ गया ना तुम्हारा, तुमको पता नहीं चला तुम्हारे 30 मिनट कहाँ गए, तो बाकी का सारा पेपर खराब हो जाता है, घबराहट में दर्द लग जाता है ना, ये पेपर तो छूट गया मेरा। तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, वो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स से सात्विक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है फिजिक्स, तो बेटा सबसे पहले तुम फिजिक्स करोगे, ठीक है, जरूरी नहीं है बायो करनी है, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग है उसको करना है। फिर आपको करना है मीडियम वाला, एक्चुअली सेकंड नंबर पे ना हमेशा बायो तो करनी ही है। तो जिन बच्चों का पहला वाला स्ट्रॉन्ग बायो नहीं है, लेट्स से केमिस्ट्री है या लेट्स से फिजिक्स है, तो तुम पहला ये करोगे, सेकंड नंबर पे बायो करोगे। क्यों? क्योंकि बायो को टाइम ज्यादा लगेगा, लास्ट के लिए मत छोड़ देना, बायो अकेला तुम्हारे रैंक को बहुत ऊपर ले आएगा ना। और एंड में वो करना जो सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि तुमको पता है ना डिफिकल्ट है, तो अगर इवन पेपर इजी भी आएगा ना, तुमको पेपर डिफिकल्ट ही लगेगा उसका, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में डर बैठ गया ना उसका, ये होता है।
ठीक है। मैम मुझे एक बात पूछनी है, जैसे कहते हैं बायो को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, उसमें टाइम कम लगता है, तो बायो पहले करनी चाहिए, बाद में करनी चाहिए, बीच में करनी चाहिए? बेटा तेरे लिए स्पेसिफिकली बोला है मैंने कि सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कर। कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग है? मैम इस बार रिजल्ट देख के तो मुझे लगता नहीं कोई भी है। जब तू पढ़ता है या जब तू PYQ लगाता है, तेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। बेटा आवाज नहीं आ रही तेरी। मैम फिजिक्स का। फिजिक्स है ना तेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग, यस मैम। है ना? जेई का पेपर इज डिफरेंट, राइट? तेरा स्कूल यस का सही मैम। रहा? यस मैम। स्कूल का रिजल्ट सही रहा? यस मैम ठीक रहा। हाईएस्ट किस में रहे सब्जेक्ट? मैथ्स में। उसके बाद? इंग्लिश में। अबे ओ उसके बाद? बायो में। अबे क्या बात कर रहे हैं, बायो में कहाँ से आ गए तेरे हाईएस्ट? मैम पता नहीं। मैम फिजिक्स में एक्चुअली मेरे पता नहीं, मैंने रिवैल्यूएशन भरी है फिजिक्स में, मेरे जितने एक्सपेक्टेड थे उसके हिसाब से कम थे, मेरे काफी कम है उसके हिसाब से, और मेरे हिसाब से मेरा सारा पेपर ठीक होना चाहिए बायो फिजिक्स का, तो मैंने उसमें रिवैल्यूएशन भरी है। ठीक है ठीक है। तो तेरा स्ट्रॉन्ग फिजिक्स है ना, तो बेटा जो स्ट्रॉन्ग है वो कर, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है वो तेरे को स्पीड बनाएगा तेरे पेपर की, है ना? तो स्पीड बन जाएगी तेरे पेपर की। पहले फिजिक्स कर। बच्चों अगर यस तुम्हारा मैम। बाकी किसी का केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री करो, बायो है तो बायो करो। पहले वो करो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, वो तुमको स्पीड देगा। सेकंड नंबर पे बायो करो, क्योंकि ये लेंदी है। अकेला बायो कितने टाइम लगना है बायो को? 1 आवर 15 मिनट्स इसको लग जाते हैं। ठीक है, हम लेके चलते हैं 1 आवर 10 मिनट, इससे ज्यादा मत देना, तुमको MRP भरनी है। 1 आवर 10 मिनट बहुत है। स्पेसिफिकली नीट में टाइम इसीलिए 20 मिनट बढ़ाया गया था, क्योंकि बायो का पेपर बहुत लंबा था। 2022 का जब पेपर हुआ था, बच्चों का पेपर छूट गया था। पहली बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, बावले हो गए थे सारे। तो 2020 अभी 3 निकला है ना? हाँ, 2022 का पेपर था जिसने रुलाया था सब। उसके बाद नीट वालों ने इसका टाइम बढ़ा दिया। देख लो, उसके एंड में करना जो तुम्हारा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हें डर लगता है। तो जो पंगे क्यों ले रहे हो यार इसको? अगर इसके 2-3 क्वेश्चन नहीं निकले ना, तो रोने लग जाओगे कि यार ये क्या हो गया। तो पहले स्पीड बनाओ, फिर लेंदी करो, और लास्ट में वो करो जो तुम्हारा डिफिकल्ट है, लेकिन अटेम्प्ट सब करना है। ठीक है, अब जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, देखो कैसे करोगे। अगर फिजिक्स ही उठाया है तुमने, तो पहले सारे क्वेश्चन गो थ्रू कर लेना। हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में ऐसा क्वेश्चन जरूर होता है जो देखते ही सॉल्व हो जाता है। हर पेपर में आता है ये। तो बायो में भी जब पढ़ोगे, क्वेश्चन सारे देखने हैं। एक बार रूल है ये कि हर क्वेश्चन को देखना है। अब ये मत करना पहले बैठ के सारे क्वेश्चन ही देखने लग गए, ठीक है? फिर तुम्हारा पेपर ही चक्कर में मिस हो गया। तुम करते चले जाओ, और करते करते हर क्वेश्चन को गो थ्रू करते ना, बस छोड़ना मत। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को रीड करना है। ऑल क्वेश्चंस तुम्हारी आंखों के आगे से जाने चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली तीनों सब्जेक्ट में तुमको एक एक क्वेश्चन तो मिलेगा जो बिल्कुल देखते सॉल्व हो जाएगा। समझे? तो 12 मार्क्स का पेपर तो फ्री में सॉल्व होता है, समझे? यस मैम। यस मैम। Yeah, ma'am. घड़ी लेकर जाना, डिजिटल घड़ी अलाउड नहीं करेंगे, वो पुरानी वाली घर वालों की घड़ी लेकर जाना बढ़िया से। मम्मी मैम वहाँ पापा लगी में नहीं से किसी के होती, पास तो है वहाँ नहीं लगी होती। बेटा, मेरे को कोई गारंटी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हम वैसे वॉच को मना मत ही करो। और करते ना हैं। पता है क्या है ना, नीट में ना बहुत ज्यादा वो है, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं आपको। कपड़े कपड़े, अबे ड्रेस कोड देख कर जाना। अगर कोई मैम ऐसे आप ही बता दो। आओ ग्रुप में भेज दूंगी मैं भाई। अरे यार मैंने आज फेयरवेल मैसेज डालना था, तुम यार मेरे से काम करवा रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, मैम पहले वोट डाल देना, फिर उसके बाद ये वाला डाल देना। चलो ठीक है, नीट का डाल देती हूँ। है बहुत बहुत चोचले करते हैं वो। क्लिप्स के बटन नहीं होने चाहिए शर्ट में, बंदा ऐसे मैम चले जेई जाए। नहीं करते, हैं? जेई में नहीं करते ऐसा। बेटा क्या बोल रहे हो? तेरा ना आवाज नहीं आ रही मुझे आज। बोल रहा है कि जेई में ऐसा जेई में नहीं नहीं करते करते ऐसा। वहां पे। अच्छा, मेरा सिग्नल खराब है क्या? यस Yes, मैम। ma'am. क्या बात कर रहे हो यार, अभी तो रिचार्ज कराया था मैंने। ऐसे जेई में नहीं करते? अरे जेई में तो क्या है, हो गए नहीं आराम से करते, बैठ के बिल्कुल भी पेपर नहीं दो। करते। इंजीनियरिंग का क्या है, वो कुछ दिनों पहले तो भेजते, ये तो बढ़िया बात है, उनकी अलग पूल है वो। अरे अरे आप ऊपर टेबल वो पे तो लेट कर लो। शूज भी पहनने देते हैं। हाँ कह रहे बस कपड़े पहनाना है ना, ऐसे मत आना। मैम, नहीं, नीट वाले तुमको बहुत रुलाएंगे, बहुत परेशान करते हैं अननेसेसरी। 3 घंटे पहले भी बुला के क्या करेंगे? देखना कुछ नहीं करेंगे, वो पे बैठाए रखेंगे तुम पागलों की तरह। 3 ओके, घंटे सो हाँ, पहले बुला लेंगे 3 घंटे। देखना उससे पहले भी लोग आए होंगे ये सोच के कि 3 घंटे से पहले चले जाते हैं। मैम हेयर्स का आसपास भी बहुत होता है कि आसपास ओपन रखने हैं कि बांध के रखने हैं। क्या? Hairs. गर्ल्स के तो बहुत चोचले हैं भाई। इयररिंग्स उतार उतार के जाना, नाक का कोका उतार के जाना अपने।
और अलग अलग कपड़ों की दिक्कत है तुमको तो मैं पर्सनली मैसेज करूंगी महिलाओं को, ठीक है? मैम लड़के तो इतना क्या हो, पता नहीं, भगवान जाने। मुन्ना भाई एमबीबीएस थी, संजय दत्त ने तो मस्त चीटिंग कर ली थी। यहाँ पे चीटिंग यस तो क्या, मैम। मैम वो उसके नहीं बाद ही लेते। हुआ है। अरे तो उसने हेडफोन लगाए थे ना, कान की इयरिंग से क्या लेना देना है? तो बेटा कपड़े वैसे पहन के जाने, तो तुमको वैसे नीट के पेपर में हमेशा स्ट्रेस होता है, तुम्हें नहीं आसपास वाले लोग देंगे। तो पहली चीज तो कोई पढ़ता हुआ दिखेगा, उसको देख के घबराना नहीं है, हो सकता है आज ही पढ़ रहा हो, तुम्हें क्या पता। तुम दिखाने के लिए पढ़ते हैं। उसके बाद अपने पास घड़ी लेके जाना, नॉर्मल, डिजिटल मत लेके जाना, चाहे लिखा हो ना तब भी मत लेके जाना, क्योंकि वो उनको कुछ नहीं है, वो स्कूल वालों के इंस्ट्रक्शन होते हैं वो उतरवा लेते हैं यार, वो कुछ नहीं सुनते। तो डिजिटल मत लेके जाना, घड़ी लेके जाना, बहुत जरूरी चीज है घड़ी। घड़ी लेके जाना वहां पे, और रेगुलेट कर लेना कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका बायो है, और तीसरा सब्जेक्ट जो भी है। और अगर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बायो है, देन सेकंड आपका मीडियम वाला होगा, वो केमिस्ट्री है या फिजिक्स डिसाइड करना। डिफिकल्ट लास्ट में रहेगा, ठीक है? तो फेवरेट स्टार्टिंग में रहेगा, डिफिकल्ट लास्ट में रहेगा, और बीच में एटलीस्ट बायो तो होनी चाहिए, ठीक है? अगर बायो पहले कर ली तो बात अलग है। अब ओएमआर कैसे पढ़ोगे? पहले पेपर सॉल्व करोगे अपना आराम से बैठ के, ठीक है? पेपर सॉल्व करना, एक पेपर करने के बाद उसको भर देना है। और ओएमआर में कभी कभार हड़बड़ी में ना बहुत कुछ खराब हो जाता है, तो एक सेक्शन सॉल्व करने के बाद ओएमआर भर देना। स्क्रीन दिख रही है? No. नो मैम। देखो अब मेरे को ये नहीं No, पता ma'am. कि यहाँ पेंसिल अलाउड है या नहीं, मेरे को पता नहीं, पर मैं ओएमआर कैसे भरती हूँ मैं वो बता सकती हूँ कि अगर पेंसिल अलाउड है, आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू चेक, है? तो तुम क्या करोगे, क्योंकि यार ओएमआर भरने में गलती सबसे ज्यादा होती है। यार देखो, इस 5 दिनों में ओएमआर प्रैक्टिस कर जाना, तुम्हारे घर के पास कहीं ना किसी शॉप पे मिल जाएगी ओएमआर। अगर नहीं है तो मैं भेज देती हूँ, प्रिंट निकाल लेना। नॉर्मल पेपर का प्रिंट होता है ना, वो जो आता है ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट, 1 रुपए का 2 रुपए का, वो निकलवा लेना, ठीक है? ये लो। है ना? मैं तुमको फोटो भेज देती हूँ, तुम वो निकलवा लो अगर तुम्हारे घर के पास नहीं है। ओएमआर शीट्स पे होगा ABCD जो भी है। अगर तो तुम्हारे पास पेंसिल है तो सबसे अच्छी टेक्निक क्या होती थी, हम लोग ऐसे करते थे, हम पेंसिल से डॉट लगा लेते थे। जैसे इसका A है, ये कर लेते थोड़ा सा, लेट्स से इसका B है, इसका A है, इसका C है, ठीक है? पेंसिल से लगा ली मैंने डॉट। ये मेरा लेट्स से बायो का सेक्शन है, मैंने पूरा बायो का सेक्शन कर लिया। तो पहले मैं क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करूंगी। अब वहां पे लिखा होगा क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ लिखना अलाउड नहीं है। अरे रफ वर्क तो करोगे ही, फिजिक्स केमिस्ट्री भी करोगे, तो बायो में भी टिक तो करोगे, राइट? तो जब तुमने उस पर कर लिया सारा आंसर अपना टिक, उसके बाद तुम पहले पेंसिल से पूरे बायो के सेक्शन को भर लो, टिप टिप, सिर्फ डॉट लगाना, ओएमआर नहीं तो रीड नहीं करेगा, ओके? उसके बाद अब मैं दोबारा से अपना आंसर शीट खोलूंगी, यहाँ पे मैंने पेपर रखा सामने, ये मेरी आंसर शीट है। अब मैं इसमें दोबारा देखूंगी, क्वेश्चन नंबर 1 पे मेरा आंसर है A, तो मैं यहाँ पे हाथ रखूंगी, फिंगर रखूंगी उसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे अपना पेन रखूंगी A। कंफर्म हो गया, मैंने A ही टिक करा। अब मैं इसको सर्कल करूँ, ठीक है? तो इससे ना डबल क्रॉस चेक हो जाता है कि एक्चुअल में कहाँ करना है। अगर पेंसिल अलाउड नहीं है तो तुम पेन से भी कर सकते हो, बट बहुत केयरफुली बनना। जैसे मैम ये मुझे सेम चीज जो पेन मैंने तो पेन भी वही देते हैं आई थिंक। यस मैम, वही प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्टली, तो तुम पेन से कर सकते हो। लेट्स से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था A, बिंदी लगा ली। बिंदी, छोटी सी बिंदी लगाने भाई, सिर्फ तुमको दिखे, नहीं तो ओएमआर डबल रीड कर सकता है ना, दिक्कत हो जाएगी, फिर वो क्वेश्चन में नेगेटिव मार्क हो जाएगा। मैंने देख लिया क्वेश्चन नंबर 4 पे मेरा आंसर है लेट्स से C, तो मैंने अपनी फिंगर रखनी है और यहाँ से पेंसिल रखनी है, बिल्कुल बच्चों की तरह पेपर भरना है। ये पेंसिल पुंसिल ऐसे ध्यान से फिंगर रखनी है और यहाँ पेन रख के ध्यान से भरना है। ये सबसे ज्यादा गलत होता है, ओएमआर 1-2 क्वेश्चन गलत करा देता है सिर्फ फिलिंग के लिए। बहुत तसल्ली से करना है, इसलिए बायो करा मैंने, पहले ओएमआर भरा। सात्विक फिजिक्स करेगा, फिजिक्स करके पहले फिजिक्स का ओएमआर मैम भर, इतना टाइम होता है फिर करने का? बिल्कुल ओएमआर होता है। भरने में लगता है टाइम है, जैसे घर पे प्रैक्टिस करता हूँ तो लग ही जाता है टाइम। टाइम तो लगता है, लेकिन अगर तूने गलत भर दी तो फिर भी तो गलत हो गया ना, यस मैम। है ना? तो गलत नहीं भरनी हमें, इसलिए अगर इसमें टाइम लगता है तो कोई बात नहीं यार, लगा ले, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इसीलिए मैंने कहा कि यस एक सब्जेक्ट करके भर देना, क्योंकि लास्ट में अगर पूरा भरोगे ना तो पागल हो जाओगे, हड़बड़ाहट हो जाएगी। तूने एक सब्जेक्ट करके जब फिजिक्स का भरा, तुझे तसल्ली हो जाएगी कि मेरा फिजिक्स हो गया, और ओएमआर को फिर साइड में रख देना। ये ना हो कि पेन उस पर रगड़ गया, वैसे तो बॉल पेन होता है, पर रगड़ मत देना बाजू बाजू, ठीक है? और पानी से दूर रखना भाई उसको। मैम वो सब वाटर कुछ, बॉटल अलाउड होती है? वाटर बोतल यार मेरे को जहां तक पता है अलाउड नहीं होती है, बट मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। अभी तुम्हारा रोल मैम नंबर आ गया ना? कोई मर जाएगा पानी? नहीं मैम, सिर्फ हम सिटी इंफॉर्मेशन आई है। हाँ, तो वहां पे उसके नीचे अभी आएगा ना, उसके ऊपर सब कुछ लिखा होगा रोल नंबर के ऊपर। नहीं बेटा, पानी सप्लाई करते हैं वो रूम में, फिर अगर बॉटल अलाउड नहीं होती तो। मैम कुछ भी स्टेशनरी मटेरियल अलाउड नहीं है, मतलब खाली ही जाएंगे हम।
हाँ, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। यस मैम। मैम कार्ड बोर्ड में ना। कार्ड बोर्ड ले जाइए, अलाउड तो करेंगे नहीं, लेके देख लियो, जा देने देंगे तो ले जाइए अंदर। मैम शायद मना करते मैम हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि कुछ भी अलाउड नहीं है, मैम खाली कार्डबोर्ड बस लेके जाना होता है, ट्रांसपेरेंट तो लेकिन चलता है। कुछ नहीं चलेगा यार, कोई बात नहीं, जो ले जाना ले जाओ। अभी तुम्हारी वो आएगी ना बेटा, रोल नंबर, उसके नीचे सब लिखा होगा। मैम परेशान शायद मत हो। एडमिट कार्ड आ जाएंगे 7 बजे आज। क्या? आ गए मैम, बोल रही थी कि आज एडमिट कार्ड आ जाएंगे 7 बजे के बाद। बस बेटा, फिर तुम्हारे सारे दुखों का जवाब वहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको OMR भरना है, सब्जेक्ट वाइज उसको भरते चले जाना। मेक श्योर कि बेटा सब्जेक्ट वाइज भर लेना, अदरवाइज लास्ट में घबरा जाओगे। द मोमेंट बायो का पेपर हो जाएगा, बायो के पेपर में टाइम रेगुलेट कर लेना यार, 1 घंटा 10 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। अब ये कैसे करोगे? अच्छा, जैसे क्वेश्चन है, चल रहा है ना बेटा, जैसे ये क्वेश्चन, अरे हट दया, कहाँ से आ गए? रख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, लेट्स से मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का लगता है ऑप्शन क्या है, पर आई एम नॉट श्योर, ABCD, ठीक है। फिर मेरा आ गया क्वेश्चन नंबर 2, फिर ABCD। मुझे पता है मेरा आंसर क्या है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट तो तुम यहीं पे सही गलत सॉल्व करते रहोगे, तुम हो जाओगे कंफ्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो निकला है उसको साइड में लिख लियो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है C, सर्कल बना के। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है B। समझ आई? सॉल्व करने के बाद साइड में लिख लेना, भरने में आसानी होगी, नहीं तो उलझ जाओगे। कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरा ये क्वेश्चन रहता है, मुझे लगता है कि मैं बाद में आ सकती हूँ, उस क्वेश्चन पे ऐसे लाइन लगा देती थी। अभी भी मैं वैसे ही करती हूँ, कोई क्वेश्चन लगता है बाद में आने वाला, मैं उस पर ऐसे लाइन लगा के छोड़ देती हूँ। सर्कल वर्कल नहीं बनाती मैं, क्योंकि सर्कल मैं आंसर के लिए बनाती हूँ। तो तुम ये स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, और कोई स्ट्रेटेजी है तो वो भी लगा सकते हो, नो वरीज। बट बायो में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, भगवान के लिए इसके अंदर सॉल्व जितना मर्जी करो, लेकिन एंड में साइड में आंसर बता देना यार, ऐसे बना लेना। समझ आई? यस मैम। हाँ, ये नहीं तो मैम। बेटा खो जाओगे इन वादियों में कि क्या था आंसर। और तुमको पता ही है, क्रॉस चेक करना है तुमने अपने आंसर को, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, पीछे जाके एक बार। तो ये होगी बेसिक सी बातें। दूसरा यार, एक दूसरे में ना झांकना मत कि वो वाला कितना कर रहा है पेपर। हो सकता है ना कि वो नीचे सिर करके गाने सोच रहा हो, उसके दिमाग में नाटू नाटू चल रहा हो, तुमको क्या पता। तो दूसरों को देख के नर्वस मत होना। सबसे ज्यादा दूसरों को देख के नर्वसनेस होती है जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ऊपर देखते हो 4 लोग काम कर रहे होते, दिमाग खराब हो जाता है। कर वो चाहे पेंटिंग ही रहे हो, लेकिन दिमाग खराब होता है। यू माइंड योर ओन बिजनेस, अंडरस्टूड? यस मैम। वैसे तो मुझे बोलने की ये जरूरत मैम। नहीं, चीटिंग मत करना या करवाना, पर देख लो कोई तुम्हारी चीटिंग करवाने नहीं वाला, तो तुम भी क्या करवाओगी। ये तो कहने की बात थी नहीं, पर चलो फिर भी कहती। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, फिर तुम्हें बायो करनी है एटलीस्ट, नहीं तो मीडियम सब्जेक्ट, लास्ट में डिफिकल्ट सब्जेक्ट। पहला जो भी सब्जेक्ट करोगे उसे खत्म करके अपनी OMR शीट भरोगे, सेकंड करके OMR शीट भरोगे, फिर थर्ड करके OMR शीट भरोगे। चाहे तुम्हारा टाइम निकल रहा है, हड़बड़ी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तुमसे 50 क्वेश्चन हो रहे थे वहां पे 20 कराना, लेकिन कम से कम 20 तसल्ली से करके आना, करेक्ट होनी चाहिए। रेदर देन 50 करो और 30 इनकरेक्ट करो। बचाना तुमको सिर्फ नेगेटिव मार्किंग से। अगर किसी आंसर को देख के रखता है कि भाई आंसर 50-50 है, भाई उस क्वेश्चन को छोड़ देना, यही नंबर खाता है सबसे ज्यादा। तुम्हें किसे ट्रिक करना है, जब तुमको ये पता हो आंसर 75% मेरा यही है। जैसे मुझे पता है A आंसर नहीं हो सकता, मुझे पता है C आंसर नहीं हो सकता, मुझे पता है आंसर C B है, तो मेरा 75 करेक्ट है। मुझे ये नहीं पता D ऑप्शन किसके बारे में बात कर रहा है, देखो पता है ना कि B ही आंसर है, सो दिस इज 75% करेक्ट। अगर तुझे नहीं पता B और D में से, तो को नहीं पता किस बारे में बात हो रही है, तो ये होता है 50-50, यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि A और C तो नहीं होंगे। ये 50-50 वाला क्वेश्चन छोड़ देना है, नहीं करना है इसे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करके आनी, नेगेटिव रह जाएगा। ठीक है, तो या तो आंसर 100% श्योर हो या फिर 75% श्योर, सिर्फ उसको करना है। और अगर तुमको ये जानना है ना तुम्हारा आंसर सही है, तो जो ऑप्शन तुम्हारा सही है वो तो ठीक है, जो उससे गलत है उससे रिलेट कर लेना। जैसे मेरे को पता है B सही है, क्योंकि मुझे पता है A नहीं हो सकता और C नहीं हो सकता, राइट? तो रूल आउट भी कर सकते हैं। सो 75% और 100% श्योरिटी वाले आंसर करके आने, कड़बकड़ बम्बे वो नहीं करके आना है। तुमको नहीं पता फॉर्मूला तो जबरदस्ती क्वेश्चन निकालने की कोशिश मत करो, गलत हो जाएगा, राइट? यस मैम। कैलकुलेशंस आती हैं वो सिर्फ मतलब यही इजी दो होती हैं। क्या चीज बेटा? कैलकुलेशंस ये क्या बोल रहा है? मैम, कैलकुलेशंस इजी आती हैं क्या उसमें?
बेटा बहरी नहीं हूं मैं, सिग्नल की प्रॉब्लम है, चीख क्यों रहा है? सॉरी मैम। सुन रहा है मुझे, बस टूट रही है मैम आवाज। आपने बोला ना कि क्या बोल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा जोर से बोल दूं कुछ सुनाई दे जाए। बेटा जोर से तो बस जय माता की बोलते हो। कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन बहुत लेंदी नहीं आती, इजी आती है कैलकुलेशन, जे के मुकाबले तो बहुत कम आती है रे। मैम जई का तो रहने ही दो। जाएगी तो बात तो मैम उसमें मैथ्स ऊपर से निकलता है, ऊपर से। उस मोहब्बत की बात ही ना करो, वो तो गलिया ही छोड़ा है मैं अभी। भूल जाए यार, माफ कर दो उनको, जेई वालों का ऐसे ही है, उनका मन करता है तो वो नो रुला मैम, देते हैं। एक क्वेश्चन तुक्का मारा था मैथ्स में, एक किया था वो ठीक हो गया, काफी परसेंटाइल आ गई मैथ्स में, 50 आ क्या गई बात है, मैथ्स में। एक क्वेश्चन से परसेंटाइल लगी मैथ में? यस मैम, 50 आ इससे गई। कोई इंस्पायर नहीं होगा? अच्छा, इससे कोई इंस्पायर नहीं होगा? ये जो कह रहा है तुक्का मार के, या मत मार के आना तुक्का, समझ आई सबको? मैम ऐसा था, मुझे पता था, मैंने मैथ्स पढ़ा है इसलिए। हाँ हाँ, तुक्का मत बोल, यहाँ गलत मिसगाइड मत करे भाई। तुक्के नहीं मार के आने हैं, छोड़ आना, छोड़ आना, लिटरली छोड़ आना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा, सिलेक्शन ही तो नहीं होगी, अरे मृत्यु थोड़ी हो जाएगी। मैम ऐसा मत बोलो। अरे तो सत्य है ना, हर बच्चे का सिलेक्शन तो नहीं होगा, ये तो सच ही है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर क्या हो गया, कोई और हो जाएगा। मैम जैसे हमारे पास अभी 4 डेज लेफ्ट है, तो कितने मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करनी चाहिए? 4 दिनों में 4 कर ले एटलीस्ट। 4? एक चार, एक मॉक टेस्ट लगाने में 3 घंटे लगेंगे, उसको एनालाइज करने में 2 से 3 घंटे मैं लगेंगे। ऐसे दिन में 2 करता हूँ अभी तो। अगर 2 घंटा है तो फिर कैसा सवाल था ये, तो तेरा डिसाइडेड है तो कर लेना 8। नहीं मैम, मैंने ये पूछा कि 2 और करने चाहिए, एक सिंगल सिंगल करना चाहिए अब। अगर तू एनालिसिस कर सकता है तो 2 कर ले, नहीं कर सकता तो 1 कर ले, बस कॉन्टिन्यूस रखो प्रोसेस, ठीक है? देखो अब 4 ही दिन है, तुम घबरा ही सकते हो और अपना रिवाइज कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। नया टॉपिक तो नहीं पढ़ सकते ना, उसको समझ सकते, इतना यस अभी मैम। इतना माइंड चलेगा नहीं, अभी दिमाग खराब होगा, सबका होगा। देखो चाहे किसी ने बहुत तैयारी करी है, किसी ने मीडियम तैयारी करी है, या अभी तैयारी नहीं करी है, ठीक है? तो अभी तुम कुछ मत करो, अब तुम सिर्फ अपना मॉक, तो मॉक का जब आंसर की देखोगे तो उस पर पीछे जाके टॉपिक पढ़ो। अब इस टाइम पे जो भी मॉक लगाओगे, समझ लो अगर पहले तुम्हारे लेट्स से 720 में से 500 भी आते तो इस टाइम मॉक में गिर जाएंगे नंबर, क्योंकि घबराहट का भी कोई रोल होता है। तो घबराने की बात नहीं है, तुम मॉक इसलिए नहीं लगा रहे हो कि तुम्हारे 720 में से 720 आए, तुम मॉक इसलिए लगा रहे हो ताकि तुम्हारे रिवाइज हो जाए, जो टॉपिक तुम्हारे गलत होंगे वो तुम रिवाइज करोगे, तो यू शुड बी हैप्पी। अगर क्वेश्चन गलत होता है दैट मीन्स तुमको उसकी थ्योरी पढ़ने का मौका मिल गया, तो तुमको खुश होना चाहिए, ये सारी गलती तुम्हारे पेपर में मदद करेगी। तो इस टाइम कॉमन होगा, गलतियां होंगी, नींद में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पढ़ते टाइम नींद आएगी, रात को नींद नहीं आएगी, और बाहर से मत खाना 4 दिनों के लिए, घर का खा लेना। वैसे भी तुम्हारे उस जगह पे बारिश हो रही है, तो उस टाइम पे तो वैसे भी कुछ खाना नहीं चाहिए। गन्ने का जूस मत पीना भाई, निकल लोगे, गंदा पानी यूज होता है उसके अंदर, मैम अभी अभी पिया था। वेरी गुड, ठीक है? और एक दूसरे से पूछना बंद करो कितनी तैयारी होगी, कोई सच नहीं बताएगा, दुनिया बहुत पापी है। ओके, तो आराम से पेपर दो और ठंडे दिमाग से पेपर देना, ठीक है? सो वो के जाना, अच्छे से सो के जाना, दबा के सो के जाना। लेकिन हरीश बेटा, इसका मतलब ये नहीं है सोता ही रह जाइयो, चला जाइयो, ये मैम। ठीक है? मैं तेरे पे डाउट है, तेरे को मैं फोन करके एक बार पूछूंगी जरूर, तू निकल गया। ये मैम। मैम मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ही चीज हो सकती है, सिलेक्शन नहीं होगी तो कुछ नहीं होता, कोई नहीं मरता, जिंदगी खत्म नहीं होती, आगे बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसा कहीं नहीं लिखा डॉक्टर बनने से ही आप सोशल वर्क कर सकते हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा डॉक्टर बनने से ही आप बढ़िया पैकेज कमा सकते हो, और ऐसा कोई नहीं लिखा कि डॉक्टर बनने से जिंदगी के सारे दिक्कत दूर हो जाते हैं। देर आर स्टूडेंट हु गोज टू वेरी प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस और अपनी एजुकेशन के बीच में दे कमिट सुसाइड, क्योंकि वहां पे इतना प्रेशर है वो हैंडल नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, चाहे यूपीएससी है, नीट है, जेई हो गया, कुछ भी हो गया, जब कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करता है और कोई बहुत एफर्ट लगाता है और फिर भी सिलेक्शन नहीं होती, इसका मतलब है उसका वहां जाना सही नहीं था, ठीक है? शायद वो वहां जाता और वहां जाके वो प्रेशर नहीं ले पाता। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो तुम नहीं देख पाते, गॉड कैन सी, मुझे ऐसा लगता है। तो मे बी इसलिए वो तुमको वहां भेजते ही नहीं है, तुमको अभी लग जाएगा मे बी, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता है, लाइफ के साथ आपको लॉजिक समझ आने लग जाता है कि कोई चीज क्यों नहीं मिलेगी। तो अगर तुम्हारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेक्शन नहीं होगा, तुमको अंत पता है ना, या तो सिलेक्शन हो जाएगा या सिलेक्शन नहीं होगा, इसके बीच में कुछ नहीं होने वाला, राइट? सिलेक्शन हो जाएगा तो कॉलेज ढूंढ लेना, सिलेक्शन नहीं होगा तो कुछ और कॉलेज ढूंढ लेना,
और वो मैम तुम्हें नीट के टेस्ट के बाद क्या होता है, हमें उसके पास डायरेक्ट ऑप्शन आ जाती है जिसमें रिजल्ट आता है साथ में कॉलेज सिलेक्शन जिस दिन रिजल्ट आता है तुमको परसेंटेज पता चलती है ना, फिर तुम हम लोगों से यस पूछते हो मैम। कौन सा कॉलेज मिलेगा, फिर हम लोग बता देते हैं। मैम जैसे अगर मैं एम्स बिलासपुर लेना है तो मैं मैक्सिमम कितने मार्क्स की जनरल में? 620 से ऊपर ओके मैम। एम्स चाहिए, 620 से ऊपर नंबर चाहिए। 600 की लाइन में नंबर नहीं होंगे, एम्स नहीं मिलेगा। ओके मैम। एम्स इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस वन, वो नहीं मिलेगा जल्दी। डिस्कस कर लेना, डिस्कस इसलिए कर लेना क्योंकि ये मेरा काम है ना। तो मैं दूसरे कॉलेज भी जानती हूँ, बच्चे भी जानती हूँ, मैं तुमको बता सकती हूँ कि यार किसमें ज्यादा स्कोप है किसमें नहीं। पर यार प्लीज फीस भरने के बाद मत कांटेक्ट करना, क्योंकि फीस भरी दी है तो अब मैं तुझे क्या गाइड करूंगी। जैसे बहुत बार होता है बच्चे फीस फीस भराते हैं, डॉक्यूमेंट दे आते हैं और फिर पूछते हैं कि मैम क्या करें। भाई अब तो तू भरी आया, अब क्या करेंगी, अब करो। तो बस उससे पहले एक बार पूछ लेना। पर याद रखना मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही हो सकता है, या तो सिलेक्शन हो जाएगी या नहीं होगी। इन एनी केस लाइफ चल जाती है, राइट। Doctors are also, there are doctors who are unemployed, right? There are doctors who are not treated right in the hospitals. There are doctors who are not good doctors. ये भी सच है ना, सुनते ही होंगे तुम कि डॉक्टर की लापरवाही से किसी की जान चली गई। ये भी सच है लाइफ का, राइट। सो देयर आर डॉक्टर्स हु आर नॉट डॉक्टर्स, दैट मींस उन्होंने सही से पढ़ाई नहीं करी वहां पे, हुआ होगा ना कहीं ना कहीं। एंड देयर आर आल्सो डॉक्टर्स जो नहीं इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं। एंड देयर आर अदर पीपल आल्सो जो डॉक्टर नहीं है लेकिन सोशल वर्क कर रहे हैं। आईएएस ऑफिसर के पास बहुत पावर होती है सोशल वर्क करने के लिए, सोशल वर्कर के पास भी होती है, राइट। देयर आर पीपल जो बहुत अमीर है, वेल्दी है, सारे डॉक्टर तो नहीं है। दुनिया के रिचेस्ट पीपल डॉक्टर तो नहीं है आई गेस, राइट। सो अगर वेल्थ कह रहे हो या सोशल वर्क कह रहे हो, डॉक्टर बने बिना भी कर सकते हो अगर इंटेंशन है, राइट। और डॉक्टर बन के भी कर सकते हो। तो इट इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, फेज है तुम्हारी लाइफ का। तुम ट्राई कर रहे हो, मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो डिसाइड करेंगे अगले साल दोबारा ट्राई करना है या नहीं, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बहुत हवा है, मेरे को पता तुम्हारे एरिया में इस टाइम हवा चला होगा सबकी लाइफ में, लेकिन है नहीं। तुम सोचो एग्जैक्टली उसी टाइम पे मैं कहीं और बैठी हूँ ना, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरे आसपास कोई नहीं है जो नीट की तैयारी के लिए जा रहा है, किसी का पेपर नहीं है यहाँ पे, राइट। तो दुनिया के किसी कोने में ऐसा भी है, राइट। तो बस तुम्हारे एरिया में भी हाइप है, तो थोड़े रिश्तेदार तंग करेंगे। देखो रिश्तेदार पूरी जिंदगी तंग करेंगे, तो आदत डाल लो। थोड़ा तुम्हारे पड़ोसी भी तंग करेंगे, वो भी पूरी जिंदगी तंग करेंगे, तुम उसकी भी आदत डाल ही लो, ठीक है। उनको दिल पे मत लेना, जब भी ज्यादा बोले करके निकल जाना। हाँ हाँ, मेरी रिकॉर्डिंग रिश्तेदारों को सुना सकते हो, उनको भी पता है। तो उनके रिश्तेदार भी तो हम है ना, तो मेरे मम्मी पापा भी तो उनके बच्चों को तंग करते हैं। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। कल मेरे पेरेंट्स भी कहते थे आपके बच्चे के कितने आए नंबर 10वीं में, आपको क्या करना है, आपको खुद के बच्चे के देखो। ये टू वे स्ट्रीट है। हाँ बेटा बोल 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 ले पूजा। क्या यार मेरी इतनी गहरी स्पीच को इसने काट दिया। ओके, so on a last note I will say कि do nothing, just imagine तुम्हारे पास 4 दिन है, इसमें कुछ हो भी नहीं सकता, ठीक है। बैठ के मेरे पढ़ाई नहीं की करने से अच्छा है आगे वाले पेपर की पढ़ाई कर लो। आगे जितने तुम्हारे एंट्रेंस आ रहे हैं अभी भी इतना टाइम है, वो कर लोगे। बस कॉन्टिन्यूस रखना, लाइफ प्रोग्रेस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। वो कभी एक दिन का नहीं होता, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहता है। तो तुमने अभी भी जितनी पढ़ाई की है वो तुम्हारे आगे जाके काम आएगी। तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना। 4 दिन के लिए चाहे तुम 4 ही मॉक लगा लो, लेकिन हर रोज करना जरूर। हर रोज पढ़ना जरूरी होता है, माइंड फ्रेश रहता है। तुम्हारा प्रोफेशन है ना, हर रोज रियाज करना जरूरी है उसका। मैं भी हर रोज थोड़ी देर उठा के कोई ना कोई लेक्चर जरूर अपना करती हूँ, क्योंकि टीचिंग इज माई प्रोफेशन, है ना। तो इसलिए वो मेरे लाइफ का पार्ट हो गया। तो वैसे ही प्रोग्रेस ऐसी होती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो रोज थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ना, पढ़ते रहना, ताकि बाकी के एग्जाम्स एटलीस्ट वो बहुत अच्छे से निकल जाए, ठीक है। और अगर मान लो वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है भाई, कोई पेपर ना निकले, इतने दिन खराब आ गया कोई पेपर नहीं निकला। हाँ तो क्या हो गया, कोई पेपर नहीं निकला, अगले साल निकाल लेना। जब तुम लोग 30-35 को पहुंच जाओगे तो कोई तुमसे ये नहीं पूछने वाला कि 12th के बाद 1 साल ड्रॉप लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। बस तुम एक अच्छे कॉलेज चले जाओ तो तुम्हारी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाती है, राइट। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। और अगर लगेगा बहुत ज्यादा है तो कोई कॉलेज ले लेना पास का। इतने तुम्हारे स्कूल के परसेंटेज आए हैं कि तुमको कॉलेज मिल जाएगा बीएससी का, ग्रेजुएशन का, अगर तुम्हें मन है तो, राइट। सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही होगा कि सिलेक्शन नहीं होगी तो फिर क्या हो गया। अरे एटलीस्ट तुमने कोशिश तो करी ना, तुमको आइडिया तो हुआ पेपर कैसा आता है। सो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर अगेन, नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर जाना।
प्रिपरेशन के साथ कर जाना। स्कूल के साथ डिफिकल्ट भी तो है, स्कूल वाले अलग होमवर्क देते हैं, हम अलग होमवर्क देते हैं, तो तुम कैसे करोगे, राइट? सो बी डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अपने दुश्मन खुद मत बन जाओ, पूरी दुनिया है ना उसके लिए, तुम क्यों बन रहे हो, राइट? सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इज दैट मे बी क्वालिफाई ना हो कोई भी एग्जाम, एंड इट इज एक्चुअली नॉर्मल, होता है बहुत सारे बच्चों के साथ, पर इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई करियर खत्म नहीं हो जाता, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन हो जाती है। तुम्हें पेरेंट्स को देख लो, कितनी बार तुमने पूछा 12th के बाद उन्होंने क्या किया था, ड्रॉप लिया था या नहीं? अपने आसपास लोगों को देखो, जब तुम सामान लेने जाते हो या प्लेन से ट्रेवल करते हो या रेलवे से ट्रेवल करते हो, कभी पूछा तुमने किसी से 12th के बाद ड्रॉप लिया था या नहीं? नो मैम। कभी डॉक्टर से पूछा है ड्रॉप लिया था या नहीं? इंजीनियर, साइंटिस्ट, योर ओन टीचर्स स्कूल में कितनी बार पूछा तुमने कि स्कूल के बाद ड्रॉप लिया था या नहीं? और उनमें से किसी की शक्ल देख के पता चलता है कि ड्रॉप लिया था या नहीं? नहीं ना। किसी से शक्ल देख के ये पता चलता है कितने फेलियर्स देखे उसने। इट्स योर स्ट्रगल ओनली, इट डजंट मैटर टू पीपल, सो डोंट थिंक अबाउट पीपल मच। बॉदर करेंगे, सबको करते हैं, मुझे भी करते हैं, लेकिन एट द एंड ये तुम्हारी स्टोरी है ना, बाकी सब आते जाते रहेंगे। तो पेपर है, पेपर की तरह दे आओ। लोग दिखेंगे तुमको वहां बावले हुए हुए, 4-5 लोग तुम्हारे घर वालों का दिमाग चाट के चले जाएंगे, हमारी बेटी ने तो मॉक दिए थे, उसके तो 720 नंबर आते थे। ये हमेशा पता नहीं कौन से माँ बाप है और कौन सी बच्चियों के माँ बाप है जो मिल जाते हैं पेपर के बाहर अपने माँ बाप को, और उसके बाद घर जाके हमारी लग जाती है। मेरे साथ तो बहुत होता था। मैं तो हमेशा सोचती थी कौन से पेरेंट्स है जो मेरी मम्मी को मिल जाते हैं। मेरी मम्मी जाती थी मेरे साथ जनरली। तो ये चलता रहेगा, बस तुम याद रखना कि तुमको क्या करना है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रखना है, ठीक है? जो भी एंट्रेंस का प्रिपेयर करोगे बस उसको कॉन्टिन्यूस रखना, और जहां तुम्हें समझ नहीं आएगा वहां मुझसे पूछ लेना, ठीक है? चार्जेस नहीं है मेरे तुम फ्री में पूछ सकते हो। और ये हेलो के साथ नाम भेज देना, नंबर नहीं है मेरे पास तुम्हारा। मैम अगर कुछ नहीं किया तो बातें सुनाते हैं, और अगर कुछ कर लिया तो हम उनके लिए भगवान हो गए। तू किसकी भगवान है बंदरिया सी, तब बोलती है। नंबर है मेरा, मेरे को हेलो भेज देना, एंड कॉलेज लेने से पहले मुझे पूछ लेना प्लीज, ठीक है? आई एम क्वाइट यूजफुल इन दैट, वेरी गुड इन काउंसलिंग, ओके ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आराम से ठंडे दिमाग से करके आना, और अगर बाई चांस पेपर करते करते भूल गए हुआ टाइम देखना, गलती से मुझसे कुछ और टिक हो गया, तो पागल होने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? अब तो हो गया ना, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं होता, बाकी का मत खराब कर लेना। तो चलिए, मान लो 1 घंटा बचा था और मैंने तब रियलाइज किया मेरा तो अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर रहता है, तो उसमें से वो टॉपिक उठा लेना जो तुम्हारे लिए इजी है, केमिस्ट्री या फिजिक्स, और उसको कर लेना। यही कर सकते हो, राइट? सो डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, जस्ट 3 एडवाइस आई विल गिव, डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। अपने आप को माफ कर दो अगर तुमने नहीं पढ़ा था पहले, अभी पढ़ना स्टार्ट किया, इट इज ओके, अब तो हो गया, बस इसको कंटिन्यूस रखना, सो दैट मे बी इस ईयर नहीं, मे बी नेक्स्ट ईयर तुम्हारा है। ऐसे बहुत से ड्रॉपर बच्चे हैं। आई रिमेम्बर एक बच्चा था हर्ष, इसलिए मुझे हर्ष नाम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बच्चा था। क्रैश कोर्स में सुबह 6 बजे बुलाती थी मैं उसको, आता था वो हर बार, और हर बार पढ़ के आता था वो। उसके मार्क्स आए थे 350, मुझे आज भी याद है। किसके याद, मुझे किसी के याद नहीं रहते, उसके याद है मुझे, क्योंकि मुझे लगा था कि उसका हो जाएगा, पर उसका रह गया था। ड्रॉप था उसका, ड्रॉप के बाद रह गया था उसका, बहुत डिप्रेसिंग था। पर उसको एक जगह पे वो मिल रही थी बीडीएस, उसने मना कर दिया था कि मैं एमबीबीएस के लिए जाऊंगा। अब इस साल उसका सेकंड ड्रॉप है, तो इस बार उसका काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, सो आई होप अच्छा हो। बट उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा था, इसलिए कि अब मैम इसमें लग नहीं रहा होगा, लेकिन मैं फिर से ट्राई करना चाहता हूँ। वो क्लियर था, मुझे वो बच्चा बहुत मतलब प्यारा लगता है, तो वो भी सेकंड अटेम्प्ट देने जा रहा है। आई होप इस बार उसका हो जाए, राइट? सो डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। एक बात अच्छी थी उसकी, ही वाज नॉट हार्ड ऑन हिमसेल्फ कि हाय मुझसे नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, मैं फिर से ट्राई करने की कोशिश करूंगा। एक एटीट्यूड अच्छा था, राइट? फॉरगिव योरसेल्फ, माफ कर दो खुद को, अगर पहले नहीं पढ़ा या आज तक नहीं पढ़ा था, अभी भी 4 दिन है, 4 दिन में 4 मॉक लगाइए, कुछ तो आएगा। 0 से तो 1 ही अच्छा होता है ना? तो 4 मॉक लगा ले, कोई टॉपिक तो आएगा, कुछ तो आएगा पेपर में। मैं मान नहीं सकती तुम 12th पढ़ के हटो, तुम कुछ ना कुछ तो पेपर में करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमको एक भी क्वेश्चन ना आता हो, इट्स इम्पॉसिबल। तुम इतने इंटेलिजेंट हो, है ना? सो डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, फॉरगिव योरसेल्फ, एंड लास्ट थिंग इज आस्क, टॉक। तुमको प्रॉब्लम है, बात कर लेना। अब तो वैसे भी मैं तुम्हारी टीचर हूँ नहीं, वैसे मैं टीचर थी तो कौन सा मैं तुम्हें सीरियस लेती थी, अभी भी तुम बात कर ही सकते हो, है ना? तो तुमको कुछ भी लगे, प्रॉब्लम लगे या लगे कि नो वन इज अंडरस्टैंडिंग यू, वैसे तो लाउड स्पीकर पे हुआ काफी बच्चों का,
फोन घर वाले बोल रहे होंगे क्या बोल रही है ये, हम अंडरस्टैंड करते हैं, पर मान लो तो चलो मैम ईयरफोन्स मान लो नहीं अंडरस्टैंड कर रहे तो बात कर लेना, इट इज ओके। पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर होता है ना सोसाइटी का, स्पेशली उन बच्चों का जो बच्चे इंटेलिजेंट है, तो पेरेंट्स के ऊपर अलग प्रेशर होता है कि समाज देख रहा है हमारी बिटिया को या हमारे बेटे को, इसका क्या होगा, है ना। तो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, तो कभी कभार वो समझ नहीं पाते हैं। मेरे से बात कर लेना, तो हम लोग किसी सॉल्यूशन पे आ सकते हैं, बट डोंट गेट इनटू इन अ जोन जहाँ पे तुम बिल्कुल अपने आप को अकेला कर लो, तो भाई किसी से बात नहीं करेंगे आज के बाद, हम किसी का फोन नहीं उठाएंगे, ऐसा मत करना। देखो इंस्टाग्राम अच्छी ऐप है ना, व्हाट्सएप भी अच्छी ऐप है, बातें करेंगे ना, अकेले नहीं होना है, ठीक है, यस मैम खो श्योर। मत जाना। यस मैम। हाँ, तो पूछ लेना अगर तुमको कोई भी मदद चाहिए होगी, ठीक है, सब मदद कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। पैसों की मदद चाहिए फोन मत करना मुझे ठीक है हरीश। Yeah, मैम। मैम एक बार वो ड्रेस कोड वाली वीडियो भेज देना प्लीज। अब मैं वीडियो क्या, मैं ड्रेसअप होके वीडियो बनाऊं क्या मैम नो, वो आपने जो नीट के वो वाली बोली थी ना, वो वाली प्लीज भेज देना। बोलिए जरा ड्रेस कोड की वीडियो, अब मैं कपड़े मैम पहन वो पहन के आपको वीडियो बना लगेगा, के आपको भेज ना दूंगी समझ आ जाएगा। मैं यार वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। इतना मेरी जान मत खा, अपने कपड़े की फोटो भेज देना मुझे, मैं बता दूंगी किसका क्या है। लास्ट ईयर भी लगे हुए थे बच्चे फोटो भेजने, पूरी गैलरी भर गई थी मेरी ड्रेसअप से, भेज देना इस मुझे, बार भेज चलेगा मेरे देंगे। को। हाँ, मैंने यही पार्ट टाइम काम खोला, टीचिंग के बाद मैं ये देखती हूँ कौन क्या पहने यस यस मैम। पोस्ट कार्ड वाली फोटो पड़ी है ना जो लगाई थी, वो चाहिए होगी, यस यस मैम। मैम। Yeah, मैम। ठीक है। 2 या चलो 3? ठीक है यार, खाओ पियो, या भाई तू 4 ले जाइयो ना चाहिए होगी मत्थे पे लगा लियो तू अभी अभी आएगा ना तेरा रोल नंबर, उस पे लिखा होगा, परेशान क्यों हो रहा है। अरे यार इतने मरे हुए मत लो, थोड़ा हंसी लो, क्या हो गया, जिंदगी तो मध्यम मध्यम जहर है, आता रहेगा, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं जा रहा, ये कोई मुझे जा क्यों नहीं रहा मैम बोल रहा था नया लैपटॉप ले लो। यार भाई भाई अब मैं लैपटॉप नहीं लूंगी, तो मैं वो लूंगी, वो टैब नहीं होते, आईपैड यस मैम। आईपैड, आईपैड कितने का है सात्विक, 1,50,000। लैपटॉप लूंगी मैं अबे इतने में तो 3 लैपटॉप आ जाएंगे मेरे, लैपटॉप लूंगी मैं, ठीक है हर्ष, हरीश। Yeah, मैम। लेकिन मैम अगर मैक तुम लेना, करोगे ना, क्या है, बोल तू बोल, मैकबुक लेना मैम, क्या एप्पल का लेना। मैम एप्पल का लैपटॉप लेना वो कह रहा है, वो मैकबुक। कितने का आता है, मैम सेम प्राइस। लिनोवो का लूंगी मैं। वो कौन सी कंपनी? यार अब थैंक मैं यू मैम, बाय ऑनलाइन, मैम। अरे हाँ, बाय द वे दिस इज माय लास्ट डे इन अवंती, सो आई मीट यू ऑल आउटसाइड नाउ, ओके। तो मुझे मैसेज कर देना, विल कनेक्ट, यस बाय मैम। बाय थैंक यू मैम, बाय बेटा, मैम। बाय बाय, थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय मैम। मैम। बोलो बोलो, क्या है मैम कभी हिमाचल आ जाना तो मैसेज कर देना हमें। बेटा, आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलिए, जब मैम क्या, जब हिमाचल आओगे तो हमें मैसेज कर देना, मिलने के लिए हम आ जाएंगे। बेटा मेरे को अपने नंबर अपने नाम के साथ हेलो भेज दे, मैं नंबर सेव कर लूंगी, तो मैं जब भी हिमाचल आती हूँ तो मैं स्टेटस में डाल लेती हूँ, जोन सा बच्चा होता है अवेलेबल उससे मिलाती हूँ, है ना। Yes, अभी मैं अवंती से मेरे लास्ट डे है, तो मैं ग्रुप में तो होंगी नहीं, तो मेरे को नंबर दे दे व्हाट्सएप का, स्टेटस पे आ जाएगा, बता दियो होएगी तो मिल लेंगे, ठीक है। लेकिन आइडेंटिफाई प्रूफ कर देना, मैं नहीं पहचानती तुम्हें यस मैम। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय प्रीति, बाय विशाल, बाय मैम। बाय मैम। बाय। बाय बाय, दफा बाय। हो बाय जाओ, मैम। बाय बाय मैम। बाय बाय बेटा।